हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी यूट्यूब। आज की क्लास में हम रिवीजन करेंगे कंट्रोल सिस्टम का। मैं ट्राई करूंगा कि एक ही क्लास में कंट्रोल सिस्टम पूरा सब्जेक्ट को हम रिवाइज कर सकें। स्टार्ट करता हूँ। लिटिल बिट अबाउट माई सेल्फ। मेरा नाम हेमंत जिंदल है। मेरी गेट 21 में ऑल इंडिया रैंक 8 थी। मेरी गेट 2015 में ऑल इंडिया रैंक 132 थी और मैंने मास्टर करा है फ्रॉम ISC बैंगलोर से। सबसे पहले तो ये टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन कर लो, ठीक है। इसमें आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा जो भी अनअकैडमी पे क्लासेस हो रही है, और आपको PDF और डाउट क्लियर आपका यहाँ पे इस चैनल के थ्रू हो जाएगा। अब अनअकैडमी के बारे में लिटिल बिट कि आइकॉनिक और प्लस दो तरीके के सब्सक्रिप्शन प्लान है। प्लस में अगर आप देखोगे तो आपको लाइव क्लास, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस, रैंक इंप्रूवमेंट बैच और क्रैश कोर्स, ये सारी फैसिलिटीज मिलेंगी। और आइकॉनिक में प्लस में जो जो चीजें हैं उसके अलावा आपको पर्सनल कोच मिलेगा जो आपको 1-to-1 गाइडेंस देगा, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बनाएगा, स्टडी प्लानर बनाएगा आपके लिए। स्टडी बूस्टर सेशन हुआ करेंगे, पर्सनलाइज टेस्ट एनालिसिस होगी, स्टडी मटेरियल मिलेगा आपको, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग एजुकेटर्स भी होंगे आपके पास। प्लस सब्सक्रिप्शन प्लान अगर आपको लेना है तो आप इस इतने विड्थ में अवेलेबल है, 4 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 18 मंथ, 24 मंथ, और यहाँ पे प्राइजेस मेंशन है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको कोड यूज करना है जिंदल 10 का, ताकि आपको 10% का डिस्काउंट मिले और आप अंडर माई गाइडेंस आ जाओ। सिमिलरली अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको 6 मंथ, 12 मंथ, 18 मंथ, 24 मंथ, इस सब में आप ले सकते हो। प्राइजेस यहाँ पे मेंशन है। अगेन आपको कोड यूज करना है जिंदल 10 का, ताकि आपको 10% का डिस्काउंट मिल सके, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कंट्रोल सिस्टम में, कंट्रोल सिस्टम का मतलब क्या है, जस्ट मैं डेफिनेशन से स्टार्ट करता हूं। थोड़ा सा फास्ट रखेंगे क्योंकि थोड़ा बड़ा सब्जेक्ट है, तो लिटिल बिट स्पीड रखेंगे। कंट्रोल सिस्टम का मतलब क्या है, इनपुट इनटू डिजायर्ड आउटपुट, डिजायर्ड आउटपुट, कि हम डिजायर्ड आउटपुट चाहते हैं अगर हम कुछ इनपुट दें किसी भी सिस्टम को, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एग्जाम्पल लिखूं तो फैन प्लस रेगुलेटर, फैन प्लस रेगुलेटर मिलाकर क्या है, एक कंट्रोल सिस्टम है। रेगुलेटर से हम उसकी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, डिजायर स्पीड हम उसकी ले सकते हैं। सिमिलरली टेलीविजन, हर जगह कंट्रोल सिस्टम की एप्लीकेशन आप देख सकते हो। आप साइकिल भी चलाते हो, गाड़ी भी चलाते हो, तो वो एक तरीके से उसमें फीडबैक आप क्या दे रहे हो, अपनी आंखों के जरिए आप उसको कंट्रोल कर रहे हो, ठीक है। उसको डिजायर आउटपुट उसका ले रहे हो। तो ये तो बात हो गई कंट्रोल सिस्टम की, कि कंट्रोल सिस्टम है क्या। तो कंट्रोल सिस्टम मेनली हमारा किस तरीके से रिप्रेजेंट करे होगा, कि हम एक इनपुट सिग्नल देंगे जो कि एक प्लांट या फिर इंजन, एक मिनट, इसमें मैं ये ब्लॉक डायग्राम के हिसाब से मैं समझाता हूं आपको कि क्या है इसका मतलब। बेसिकली हम जो पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल सिस्टम, क्योंकि नेगेटिव फीडबैक में ही आउटपुट मेनली कंट्रोल होगा। तो ये है आउटपुट, और हम इसको लैप्लेस डोमेन में मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं। तो ये हमारा है प्लांट। प्लांट का ट्रांसफर फंक्शन GCS लिख सकते हैं, ठीक है, या GCS लिख सकते हैं। और C यहाँ पे हटा देता हूं, C की जरूरत नहीं है क्योंकि C मेरे को यहाँ लिखना है। इसका ये है GCS, ये क्या है, कंट्रोलर, जिससे हम कंट्रोलर का जो भी ट्रांसफर फंक्शन होगा, ठीक है। और ये है हमारा सेंसर, ये क्या है, सेंसर, करेक्ट। और यहाँ से हम फीडबैक दे रहे हैं, मेनली हम नेगेटिव फीडबैक देंगे, और यहाँ से हम इनपुट दे रहे हैं, इनपुट इज RS। और ये जो सिग्नल आएगा दैट इज एरर सिग्नल, ठीक है। R हमारा क्या है, एक तरीके से रेफरेंस सिग्नल है, जिस सिग्नल को हम ट्रैक करना चाहते हैं, रेफरेंस सिग्नल, इसको हम ट्रैक करना चाहते हैं कि आउटपुट हमारा इस रेफरेंस सिग्नल के बराबर हो, ठीक है। और ये फीडबैक हम उसको ले रहे हैं, आउटपुट से हम फीडबैक ले रहे हैं, दैट उसको हम सेंस करेंगे सेंसर के थ्रू, और उसको फीडबैक देंगे हम इनपुट में, और कंट्रोलर से हम कंट्रोल करेंगे, ठीक है। और ये प्लांट, तो बेसिकली कंट्रोल सिस्टम का बेसिक फीड ब्लॉक डायग्राम हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट थिंग इज, अब जो भी ये प्लांट होगा, अब अलग अलग तरीके से इसका ट्रांसफर फंक्शन कंबाइन हो सकता है। कोई भी कंट्रोल सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम
इससे कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, लेकिन फाइनली हम उसको इस तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं, इस तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं। अब स्टैंडर्ड क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, स्टैंडर्ड क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम हमारा क्या रहेगा, एक तरीके से GCS और फीडबैक देंगे और उसका सेंसर के थ्रू H, दिस इज R, दिस इज माइनस और दिस इज एरर सिग्नल। सो कुल मिला के हमारा क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में ट्रांसफर फंक्शन क्या डिफाइंड होगा, CS अपॉन RS, और ये हमारा इसके लिए क्या आएगा, G अपॉन 1 प्लस GH। नेगेटिव फीडबैक के लिए, अगर पॉजिटिव फीडबैक होगा तो 1 माइनस GH आएगा, तो यहाँ पे ये नेगेटिव साइन है इसलिए 1 प्लस GH आएगा। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, सिंपल अलजेब्रा है, उससे थ्रू आपका ये इसका ट्रांसफर फंक्शन आ जाएगा। तो बेसिकली इस ट्रांसफर फंक्शन में हम रिड्यूस कर सकते हैं किसी भी कंट्रोल सिस्टम को, और क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन हम लिख सकते हैं। अब ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक्स होती हैं, तो उस रिडक्शन टेक्निक में हम नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि ईएस के अंदर गेट के अंदर हमारा कोई भी ब्लॉक डायग्राम से रिलेटेड, रिडक्शन से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हम उसको सिग्नल फ्लो ग्राफ से सॉल्व कर सकते हैं, सिग्नल फ्लो ग्राफ से, SFG से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो डायरेक्टली मैं सिग्नल फ्लो ग्राफ का एग्जांपल फॉर्मूला लिखता हूं, दैट इज मेसन्स गेन फॉर्मूला। मेसन्स फॉर्मूला, मेसन्स फॉर्मूला क्या होता है, तो ट्रांसफर फंक्शन हम लिख सकते हैं सिग्मा k इक्वल टू 1 टू n pk डेल्टा k अपॉन डेल्टा, और यहाँ पे सारी pk डेल्टा k और डेल्टा क्या है, n है हमारा नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ, n है नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ, pk है गेन ऑफ kth फॉरवर्ड पाथ, ठीक है, और डेल्टा k है 1 माइनस सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल लूप गेन नॉट टचिंग kth फॉरवर्ड पाथ, kth फॉरवर्ड पाथ, और डेल्टा है हमारा एक तरीके से कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन देगा ये हमें, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी देगा डेल्टा, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमारी काफी काम की चीज रहेगी, और इसकी वैल्यू होगी 1 माइनस सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल लूप गेन, फिर प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन टचिंग लूप गेन माइनस सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 3 नॉन टचिंग लूप गेन। इस तरीके से चलता रहेगा ये फॉर्मूला, ठीक है, फिर प्लस डॉट डॉट डॉट। तो हम किसी भी
ब्लॉक मतलब किसी भी ब्लॉक डायग्राम को उसका सिग्नल फ्लो ग्राफ लिख सकते हैं। फाइनली उसका ट्रांसफर फंक्शन लिखने के लिए हम डायरेक्ट ये मेसन गेन फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो गेट के अंदर अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन से रिलेटेड, तो हम उसको मेसन गेन फॉर्मूला से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हमें जस्ट पता क्या होना चाहिए कि n नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ होंगे, ठीक है। इससे रिलेटेड हम एग्जांपल आपने सॉल्व करे ही होंगे, आपने जब भी कंट्रोल सिस्टम पढ़ा होगा तो इससे रिलेटेड कोई भी एक दो एग्जांपल आप अपनी नोटबुक में देख सकते हो जो आपने इससे रिलेटेड सॉल्व करे होंगे। तो फाइनली ये चीज हो जाएगा आपका। तो फर्स्ट थिंग इज अबाउट ट्रांसफर फंक्शन, कि हमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमें ट्रांसफर फंक्शन समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट थिंग इज इम्पल्स रिस्पॉन्स। इम्पल्स रिस्पॉन्स का मतलब क्या है? आउटपुट फॉर इम्पल्स इनपुट। इम्पल्स इनपुट हमारा मतलब क्या है? डेल्टा टी, ठीक है। अब इम्पल्स इनपुट का मतलब एक तरीके से हम शॉक दे रहे हैं। डेल्टा टी एक तरीके से हमारा क्या है? शॉक है। हम एक तरीके से हिट कर रहे हैं किसी भी सिस्टम को। मैकेनिकल अगर सिस्टम होगा तो हम उसको हिट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल सिस्टम होगा तो हम उसको एक पल्स दे रहे हैं, शॉक दे रहे हैं, ठीक है। वैसे ही हम स्टेप रिस्पॉन्स भी निकालते हैं। स्टेप रिस्पॉन्स का मतलब क्या हो जाएगा कि हमारा इनपुट यूटी है तो आउटपुट हमारा जो भी आएगा यूटी है, तो यानी सडन चेंज। अगर मैं किसी भी सिस्टम में सडन चेंज करूं तो उसका आउटपुट किस तरीके से चेंज हो रहा है। और फिर एक हम उसका रैंप आउटपुट भी ले सकते हैं, ठीक है। स्टेप रिस्पॉन्स या फिर रैंप रिस्पॉन्स। रैंप रिस्पॉन्स क्या हो जाएगा? कांस्टेंट वेलोसिटी का अगर मैं सिग्नल लगाऊं, ठीक है। तो बेसिकली हमारे ये दो टाइप के सिग्नल हमें मेनली चाहिए होते हैं, इम्पल्स रिस्पॉन्स और या फिर स्टेप रिस्पॉन्स। मेनली हमें स्टेप रिस्पॉन्स से मतलब होता है। इम्पल्स रिस्पॉन्स जो होता है ये हमें ट्रांसफर फंक्शन देगा एक तरीके से। इससे हमें जब जो ट्रांसफर फंक्शन मिलेगा तो हमें एच ऑफ टी उससे मिलेगा, ठीक है। तो ट्रांसफर फंक्शन इज लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ इम्पल्स रिस्पॉन्स। तो इम्पल्स रिस्पॉन्स क्या हो जाएगा हमारा? इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ ट्रांसफर फंक्शन, करेक्ट। सो इस तरीके से हम इम्पल्स रिस्पॉन्स हमें क्या देगा? ट्रांसफर फंक्शन देगा। और ये दोनों एक तरीके से हमारे क्या हो गए? टेस्ट सिग्नल हो गए। टेस्ट सिग्नल बेसिकली कई बार रैंप सिग्नल भी टेस्ट सिग्नल में ही गिन सकते हैं हम, लेकिन हम बेसिकली हमारे जो सिलेबस में है हमें बेसिकली शॉक और ये मतलब इम्पल्स रिस्पॉन्स और स्टेप रिस्पॉन्स ही मेनली पूछा जाएगा। तो ये हमारे टेस्ट सिग्नल की तरह कंसिडर्ड होंगे, करेक्ट। तो यहां तक समझ में आ गया सबको? अब अगर हमें स्टेप रिस्पॉन्स अगर चाहिए हो, अगर हमें स्टेप रिस्पॉन्स चाहिए हो तो स्टेप रिस्पॉन्स अगर हमें गिवन हो, स्टेप रिस्पॉन्स अगर हमें गिवन हो तो इम्पल्स रिस्पॉन्स हमें कैसे मिलेगा? इम्पल्स रिस्पॉन्स हमारा हो जाएगा डी बाई डी टी ऑफ स्टेप रिस्पॉन्स। स्टेप रिस्पॉन्स को जनरली एस टी लिखेंगे, ठीक है। सो स्टेप रिस्पॉन्स से हम इम्पल्स रिस्पॉन्स निकाल सकते हैं और फिर उसका हम ट्रांसफर लैपलास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो हमें ट्रांसफर फंक्शन मिल जाएगा, ठीक है। यूजफुल चीज है, ये यूज होगा। अब सिस्टम हमारे बहुत सारे तरीके का हो सकता है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा, प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। देखो मैं हमेशा पढ़ाते वक्त मेरा मानना है कि हमें लिखकर पढ़ाना चाहिए। मैं इसको ऐसे चाहूँ तो प्रेजेंटेशन स्लाइड्स के हिसाब से भी आपको पढ़ा सकता हूँ, लेकिन उसमें क्या होता है कि जनरली उतना समझ में नहीं आता है। तो इसलिए मैं हर चीज लिखकर पढ़ा रहा हूँ ताकि आप भी मेरे साथ साथ लिख सको और चीजें समझ सको। सो प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम में फर्स्ट इज लीनियर, नॉन लीनियर
ये हमें चेक करना आना चाहिए। लीनियर का मतलब क्या होगा कि जो होमोजीनियटी फॉलो करे और सुपरपोजिशन फॉलो करे। होमोजेनिटी फॉलो करे और सुपरपोजिशन। होमोजेनिटी का मतलब क्या है कि अगर मैं कोई इनपुट दिया मैंने और मेरा आउटपुट आ रहा है, लेट सपोज मैंने xt इनपुट दिया और आउटपुट मेरा yt है, तो अगर मैं अब इनपुट कुछ कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय xt कर रहा हूं, लेट सपोज अब मैं 5xt इनपुट दे रहा हूं, तो आउटपुट भी मेरा 5 टाइम्स बढ़ना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो वो सिस्टम लीनियर नहीं है, तो वो सिस्टम लीनियर नहीं है। तो ये होता है होमोजेनिटी फॉलो करना। होमोजेनिटी का मतलब a टाइम्स x, हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए, a टाइम्स y आना चाहिए। और सुपरपोजिशन का मतलब क्या है कि अगर मैं इनपुट दू y1 x1 और आउटपुट है मेरा y1, और इनपुट अगर मेरा x2 है तो आउटपुट है मेरा y2, तो अगर अब मैं इनपुट दू x1 प्लस x2 तो आउटपुट मेरा y1 प्लस y2 आना चाहिए। तो ये दोनों प्रॉपर्टी अगर फॉलो कर रहा है कोई सिस्टम, तो हम बोलेंगे कि वो लीनियर है। यानी लीनियर नॉन लीनियर चेक करने के लिए बेसिकली a x1 प्लस b x2, अब यहाँ पे t इनबिल्ट है एक तरीके से, ठीक है। आउटपुट हमारा क्या आना चाहिए, a y1t प्लस b y2t, ठीक है। फॉर लीनियर सिस्टम ये चीज फॉलो होनी चाहिए। तो अगर ये चीज फॉलो हो रही है तो वो सिस्टम हमारा क्या रहेगा, लीनियर रहेगा। बाकी अगर ए फॉलो नहीं हो रही है तो वो नॉन लीनियर सिस्टम होगा। सेकंड, टाइम इनवेरिएंट या फिर टाइम वेरिएंट, ठीक है। टाइम इनवेरिएंट का मतलब क्या है कि टाइम इनवेरिएंट का मतलब क्या है, अगर मैं इनपुट दूं x ऑफ t माइनस टी नॉट, तो आउटपुट में भी मेरा सेम डिले आना चाहिए, करेक्ट। आउटपुट में भी मेरा सेम डिले आना चाहिए, तो वो सिस्टम मेरा टाइम इनवेरिएंट है। यानी अगर मैं टाइम को चेंज करूंगा तो सिस्टम का आउटपुट में चेंज नहीं होगा। टाइम वेरिएंट सिस्टम कौन सा होगा, जिसमें ऐसा फॉलो नहीं हो रहा है, जिसमें ऐसा फॉलो नहीं हो रहा है वो टाइम वेरिएंट सिस्टम होगा। थर्ड, स्टैटिक या डायनेमिक। स्टैटिक का मतलब और डायनेमिक का मतलब दोस्तों समझते ही हैं, तो ये इजी चीज है, इसको एक्सप्लेन करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। फोर्थ इज कॉजल और नॉन कॉजल। कॉजल का मतलब कि हमारा सिस्टम फ्यूचर एंटिसिपेट नहीं करना चाहिए, मतलब उसका जो भी आउटपुट है वो प्रेजेंट या पास्ट पे डिपेंड करना चाहिए। फ्यूचर की वैल्यू ऑफ टाइम पे आउटपुट डिपेंड नहीं करना चाहिए। समझ में आ रहा है, फ्यूचर पे डिपेंड नहीं करना चाहिए, यानी प्रैक्टिकल सिस्टम होना चाहिए एक तरीके से, तो उसका मतलब होगा कॉजल। फिफ्थ प्रॉपर्टी इज स्टेबल अनस्टेबल, इसके बारे में हम देखेंगे, इंपॉर्टेंट है। और सिक्स्थ इज इन्वर्टिबल या नॉन इन्वर्टिबल, या नॉन इन्वर्टिबल। तो लीनियरिटी हमें समझ में आनी चाहिए, टाइम इनवेरिएंट समझ में आना चाहिए, स्टैटिक या डायनेमिक ये समझ में आना चाहिए, कॉजल नॉन कॉजल समझ में आना चाहिए, स्टेबल अनस्टेबल के बारे में थोड़ा सा देखेंगे, और इन्वर्टिबल सिस्टम है या नहीं है। तो बेसिकली हमारा जो कंट्रोल सिस्टम हम पढ़ाई करेंगे, हम बेसिकली पढ़ाएंगे लीनियर टाइम इनवेरिएंट कॉजल कंट्रोल सिस्टम, कंट्रोल एनालिसिस करेंगे हम मेनली। लीनियर टाइम इनवेरिएंट कॉजल की पूरी हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, ठीक है। सो जो भी क्वेश्चन आएगा बेसिकली हमें लीनियर टाइम इनवेरिएंट कॉजल सिस्टम को की एनालिसिस करनी है, ठीक है। तो ये चीज समझ में आनी चाहिए सबको। नेक्स्ट इज स्टेबिलिटी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि अगेन इंपॉर्टेंट है। स्टेबिलिटी हमें समझ में आनी चाहिए कि क्या है। तो स्टेबिलिटी में हम कंट्रोल सिस्टम में बेसिकली BIBO स्टेबिलिटी की बात करते हैं। BIBO स्टेबिलिटी का मतलब क्या है, बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट आना चाहिए, बाउंडेड आउटपुट। इसका मतलब क्या है कि अगर मेरा इनपुट बाउंडेड है, बाउंडेड का मतलब कि इनपुट मेरा इनफाइनाइट नहीं हो रहा है, बाउंडेड है, किसी वैल्यू के बीच में लाई कर रहा है, किसी वैल्यू के बीच में लाई कर रहा है, बाउंडेड इनपुट है।
तो आउटपुट भी मेरा क्या होना चाहिए, बाउंडेड होना चाहिए। आउटपुट भी मेरा क्या होना चाहिए, बाउंडेड होना चाहिए। तो BIBO सिस्टम क्या होगा, स्टेबल सिस्टम होगा। समझ में आ रहा है? यानी बाउंडेड इनपुट का मतलब क्या है कि मेरा अगर इनपुट लेस देन इंफिनिटी है तो आउटपुट मेरा क्या आना चाहिए, आउटपुट भी मेरा लेस देन इंफिनिटी आना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो हमारा ये हो गया एक तरीके से बाउंडेड इनपुट। इनपुट को मैं I/P लिखूंगा और ये हो गया मेरा बाउंडेड आउटपुट। तो बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट अगर होगा तो सिस्टम मेरा क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा। ठीक है। अब कोई भी पीरियोडिक इनपुट अगर मैं दूं, साइनोसॉइडल इनपुट दे रहा हूं, तो ये किस तरीके का इनपुट है, बाउंडेड इनपुट है, क्योंकि इसकी वैल्यू दो वैल्यू के बीच में लाई कर रही है। तो आउटपुट भी मेरा अगर पीरियोडिक आ रहा है, ठीक है, ऐसा एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग पीरियोडिक नहीं आ रहा है, डिक्रीजिंग पीरियोडिक आ रहा है एक्सपोनेंशियली, या फिर सेम पीरियोडिक सिग्नल आ रहा है, तो मैं बोलूंगा कि वो मेरा बाउंडेड BIBO स्टेबल सिस्टम है। अभी हम देखेंगे ये सब कंडीशन कब फॉलो होंगी। ठीक है। अब BIBO स्टेबिलिटी की तो बात हो गई। नेक्स्ट थिंग इज स्टेबिलिटी में अब अलग अलग टर्मिनोलॉजी होती है। अलग अलग टर्मिनोलॉजी का मतलब क्या है कि अगर एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी का मतलब क्या है, एब्सोल्यूटली स्टेबल सिस्टम, एब्सोल्यूटली मतलब ऑलवेज, कि कोई सिस्टम हमेशा हर टाइम में हमेशा स्टेबल रहे, तो हम बोलेंगे कि वो सिस्टम क्या है, हमारा एब्सोल्यूट स्टेबल सिस्टम है। कंडीशनल स्टेबिलिटी भी होगी। कंडीशनल मतलब कि कंडीशन पे डिपेंड करेगा कि अगर ये कंडीशन फॉलो होंगी तो वो स्टेबल है, लेकिन अगर ये कंडीशन मतलब उसकी किसी की वैल्यू अगर कुछ बढ़ेगी या कम होगी तो वो हो सकता है कि वो अनस्टेबिलिटी रीजन में चला जाए। ठीक है। तो उसका मतलब हो जाएगा कंडीशनल स्टेबिलिटी। और फिर फाइनली हमारे को समझ में आना चाहिए रिलेटिव स्टेबिलिटी। रिलेटिव का मतलब अब दो सिस्टम हमारे स्टेबल हैं, तो अब हम कौन सा सिस्टम को ज्यादा स्टेबल बोल सकते हैं, तो उसके लिए हमें पता करना पड़ेगा कि हमारा कौन सा ज्यादा अच्छा ज्यादा स्टेबल सिस्टम होगा। ज्यादा स्टेबल का मतलब क्या है कि वो जल्दी से स्टेबिलिटी मतलब उसको आउटपुट को हम वो जल्दी से फॉलो कर रहा है। ये रिलेटिव स्टेबिलिटी हम सेटलिंग टाइम से मेजर करेंगे, कितनी जल्दी वो सेटल हो रहा है। जो सिस्टम ज्यादा जल्दी सेटल होगा वो ज्यादा स्टेबल सिस्टम है, जो सिस्टम लेट सेटल होगा वो रिलेटिवली लेस स्टेबल सिस्टम है। समझ में आ रहा है? आई होप सबको समझ में आ रहा है। ठीक है। देन अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक इसमें क्या रहता है, अब हमने अभी जो पढ़ा ये तो बात हो गई स्टेबिलिटी की। तो अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा, जैसे हमने ट्रांसफर फंक्शन लिखा पिछली स्लाइड्स में भी देखा हमने, CS/RS इज GS अपॉन 1 प्लस GSHS। ये हमारा ट्रांसफर फंक्शन है फॉर नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल सिस्टम का। तो स्टैंडर्ड क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन है। तो इसमें जो ये डिनोमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर जो है ये एक पॉलिनोमियल इक्वेशन देगा एस के अंदर, एस के अंदर एक पॉलिनोमियल देगा, तो इसको बोलेंगे हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। क्योंकि हमें बाद में अभी हमें पता ये हमें पता है कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होती है इसको हम जनरली Q ऑफ S लिखते हैं। तो Q ऑफ S इज 1 प्लस GSHS। अब इस कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल के रूट पे डिपेंड करेगा उस सिस्टम की स्टेबिलिटी। तो रूट्स ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इज वी कॉल्ड पोल्स। इनको हम क्या बोलते हैं, पोल्स बोलेंगे। इनको क्या बोलते हैं, पोल्स। पोल्स में भी कौन से पोल्स, क्लोज लूप पोल्स, क्योंकि क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन के हम देख रहे हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमेशा ट्रांसफर फंक्शन की लिखी जाएगी। ठीक है, हमेशा ट्रांसफर फंक्शन की लिखी जाएगी। और उस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के जो रूट्स होंगे, यानी इसको अगर इक्वल टू मैं 0 पुट करूं और जो मेरे को रूट्स मिलेंगे वो रूट्स हमारे क्लोज लूप पोल्स होंगे। अब इसके रूट्स जो ये पोल्स हैं
वो कहाँ लाई कर रहे हैं, वो अब लाई करेंगे एस प्लेन में। एस प्लेन का मतलब क्या हो गया, एस एस जो है हमारा लैपलास डोमेन में, एस इज सिग्मा प्लस जे ओमेगा। सो एस प्लेन हमारा क्या होगा, रियल पार्ट। रियल पार्ट इसका क्या है, सिग्मा एक्सिस बोल सकते हैं हम ये, और ये वाली एक्सिस हमारी इमेजिनरी एक्सिस है या जे ओमेगा एक्सिस है। तो ये हमारा एस प्लेन हो जाएगा। तो रूट हमारे इस एस प्लेन में लाई करेंगे। अब रूट्स की लोकेशन पे डिपेंड करेगा कि हमारा सिस्टम स्टेबल कब होगा, अनस्टेबल कब होगा और कंडीशनली स्टेबल कब होगा। अगर सारे के सारे रूट्स, इफ ऑल रूट्स lie in left half of S plane, तो सिस्टम, if all poles lie in LHP, left half of plane, then system is stable. अगर एक भी पोल लेफ्ट की बजाय राइट में लाई कर जाएगा तो सिस्टम इज अनस्टेबल। तो सिस्टम इज अनस्टेबल इफ ए सिंगल पोल अगर हमारा राइट हैंड साइड पे लाई कर जाएगा तो हमारा सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हम जो भी ये ट्रांसफर फंक्शन है इसका इनवर्स हम करेंगे, इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वो रिस्पॉन्स मिलेगा। कौन सा रिस्पॉन्स मिलेगा, इंपल्स रिस्पॉन्स मिलेगा। इंपल्स रिस्पॉन्स मिलेगा कि अगर मैं कोई शॉक दूं सिस्टम में तो उसका आउटपुट हमें मिलेगा। अब अगर कोई भी पोल राइट हैंड साइड में लाई करेगा तो इसका इनवर्स, पहली बात तो ट्रांसफर फंक्शन का इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म कैसे लेंगे, इसको हम पार्शियली फ्रैक्शन इसका करेंगे, इसका पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। मतलब ए प्लस जो भी रूट्स आएंगे, जो भी पोल्स आएंगे उनको हम पार्शियली फ्रैक्शन करके लिखेंगे। और हमें पता है कि उसका इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन लेंगे तो ई की पावर माइनस एटी टाइप कुछ आएगा। और अगर पोल्स हमारे राइट हैंड साइड में लाई करेंगे, अगर पोल्स हमारे राइट हैंड साइड में लाई करेंगे तो उसका जो रियल पार्ट होगा दैट विल बी पॉजिटिव। अगर वो पॉजिटिव हो जाएगा तो ई की पावर प्लस एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग फंक्शन हमारा आउटपुट आएगा। आउटपुट हमारा क्या आ जाएगा, अनबाउंडेड आ जाएगा। आउटपुट हमारा क्या आ जाएगा, अनबाउंडेड आ जाएगा। इसलिए राइट हैंड साइड में अगर पोल कोई भी लाई करेगा तो वो हमारा उसका रिस्पॉन्स जो आएगा, इंपल्स रिस्पॉन्स, वो एक्सपोनेंशियली राइजिंग आ जाएगा, जो कि बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट स्टेबिलिटी क्राइटेरिया को वो फॉलो नहीं करेगा तो वो अनस्टेबल हो जाएगा। इसलिए सारे पोल्स लेफ्ट हैंड प्लेन में लाई करने चाहिए तो हमारा सिस्टम क्या होगा, स्टेबल होगा। अगर कोई भी पोल इस जे ओमेगा एक्सिस पे लाई कर रहा है, जे ओमेगा एक्सिस पे लाई करने का मतलब क्या है कि वो ऑसिलेटरी आउटपुट देगा, ठीक है। अब वो एक बाउंड्री पर है, जैसे ही अगर लेकिन वो पोल थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ, मान लो कोई भी डिस्टरबेंस आई, थोड़ा भी इधर उधर हुआ, अगर वो राइट हैंड प्लेन में चला गया पोल तो वो अनस्टेबल हो जाएगा। तो इसलिए जे ओमेगा एक्सिस पे अगर कोई पोल लाई कर रहा है, कोई पोल लाई कर रहा है तो उसका मतलब क्या है, वो कंडीशनल स्टेबल है। क्या है, कंडीशनली स्टेबल है, कंडीशनल स्टेबल, ठीक है। क्योंकि अब वो कभी भी अनस्टेबल हो सकता है तो वो बोलेंगे अपन कंडीशनल स्टेबल है। इसमें एक और चीज है कि अगर जे ओमेगा एक्सिस पे मल्टीपल पोल लाई कर जाएंगे किसी एक पॉइंट पर, फॉर एग्जांपल अगर ओरिजिन पे दो पोल लाई कर जाएं, दो पोल लाई कर जाएं तो वो अगेन अनस्टेबल हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। क्योंकि दो पोल लाई करेंगे तो वो अगेन उसका जो ट्रांसफर फंक्शन का इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म लेंगे वो टी टाइम्स आ जाएगा, तो अगेन अनबाउंडेड आउटपुट आ जाएगा, तो वो अनस्टेबल हो जाएगा। तो मल्टीपल पोल्स अगर लाई करेंगे तो अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। आई होप सबको समझ में आ रहा है कि ट्रांसफर फंक्शन में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हमें पोल्स पता करने कि पोल्स हमारे लेफ्ट हैंड साइड में लाई करेंगे या नहीं करेंगे। तो बेसिकली अब हमें किसी भी सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन लिखा होगा, अब उस ट्रांसफर फंक्शन से हमें, मतलब उसका ट्रांसफर फंक्शन हम लिख पाएंगे, उस ट्रांसफर फंक्शन को लिखकर अब हमें उसकी स्टेबिलिटी को जज करना पड़ेगा कि वो स्टेबल है या नहीं है। तो उसके लिए अब अलग अलग मेथड होंगे, ठीक है। उसके लिए अलग अलग मेथड होंगे। फर्स्ट मेथड जो हम पढ़ते हैं दैट विल बी राउथ हार्विस क्राइटेरिया, RH क्राइटेरिया। अब RH क्राइटेरिया एक तरीके से हमारा क्या देगा, कोई भी हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगी तो वो
एक पॉलिनोमियल इक्वेशन होगी, n डिग्री की हो सकती है, यानी n पोल हो सकते हैं उसमें, ठीक है। n डिग्री की इक्वेशन का मतलब इसके n रूट्स होंगे। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा है, जितने डिग्री की पॉलिनोमियल होगी उतने उसके रूट्स होंगे। तो ये हमारी कोई भी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो सकती है जनरलाइज। तो हम अब इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को जस्ट देकर विदाउट फाइंडिंग एनी रूट्स हम ये बता सकते हैं आरएच क्राइटेरिया से कि उसके राइट हैंड प्लेन में पोल लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो कितने पोल राइट हैंड साइड में लाई कर रहे हैं। तो उसके लिए हमें क्या बनाना पड़ता है, आरएच अरे, राउथ अरे बनाना पड़ता है। राउथ अरे बनाएंगे हम। राउथ अरे क्या होगा हमारा, सिंपल है, एस की पावर एन, एस की पावर एन माइनस वन, एस की पावर एन माइनस टू, अप टू एस की पावर जीरो। ठीक है, इतने इतने इसके अंदर टर्म है। अब एस की पावर एन के हम कोफिशिएंट कैसे लिखेंगे, इवन कोफिशिएंट को लिखेंगे। इवन कोफिशिएंट का मतलब ए जीरो ए टू, मतलब अगर एस एन इवन का मतलब ए जीरो ए टू ए फोर ऐसे लिखेंगे, ठीक है। और एस की पावर एन माइनस वन में लिखेंगे ए वन ए थ्री ए फाइव, इस तरीके से लिखेंगे। बाकी सारे जो एलिमेंट होंगे वो हम मेजर मतलब वो हम डिटरमाइन करेंगे, b1 b2 b3 एंड अप टू z1, जो भी नंबर है। इसमें b1 की वैल्यू क्या होगी, b1 इज a1 a2 माइनस a0 a3 अपॉन a1, यानी दिस इंटू दिस a1 a2 टाइम्स a0 a3 अपॉन a1। हमेशा ध्यान रखना है कि हमें मतलब ये इस डायगनली पहले ये वाला नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, इनको नहीं, a0 a3 को नहीं, a1 a2 को मल्टीप्लाई करना है। a1 a2 माइनस a0 a3 अपॉन a1, तो दैट इज b1। b2 क्या होगा, a1 a4 माइनस a0 a5 माइनस a0 a5 अपॉन a1। b2 होगा मेरा a1 a4 माइनस a0 a5 अपॉन a1। सिमिलरली यहां पे c1 आएगा, c1 इज अगेन सेम चीज फॉलो होगी, b1 a3। जिस भी रो का हमें बाकी कोफिशिएंट निकालने होंगे, b1 b2 b3 की वैल्यू या c1 c2 c3 की वैल्यू निकालनी होगी, तो उसकी दो ऊपर की रो को देखेंगे और सेम चीज फॉलो करेंगे, b1 a3 माइनस a1 b2 अपॉन b1। तो जस्ट मैं c1 लिख देता हूं, दैट इज b1 a3 माइनस a1 b2 अपॉन b1। तो इस तरीके से हम सारे के सारे नंबर्स निकाल लेंगे। अब हमें बेसिकली इन नंबर से मतलब है, आरएच क्राइटेरिया हमें क्या बोलता है कि अगर ये सारे के सारे नंबर पॉजिटिव आए, अगर सारे के सारे नंबर क्या है, पॉजिटिव आ जाएं, तो कोई भी पोल राइट हैंड साइड में लाई नहीं करेगा। अगर कुछ नंबर नेगेटिव आए, फॉर एग्जांपल लेट सपोज ये नंबर नेगेटिव आ गया, बाकी सारे पॉजिटिव आ गए, तो जितने साइन चेंज होंगे, हम अब ऊपर से नीचे की तरफ देखेंगे, यहां से यहां एक साइन चेंज हुआ, प्लस से माइनस, फिर माइनस से प्लस, दो साइन चेंज हुए, तो दो पोल राइट हैंड साइड में लाई कर रहे हैं। तो जितने टाइम्स साइन चेंज होगा उस हिसाब से नंबर ऑफ पोल्स हमें पता लग जाएंगे कि राइट हैंड साइड में कितने लाई कर रहे हैं। अब समटाइम्स आरएच क्राइटेरिया में क्या होगा कि कोई रो हमें कंप्लीटली जीरो मिल सकती है, कोई रो हमें क्या होगा, कंप्लीटली जीरो मिल जाएगी, या फिर दो कंडीशन, दो जगह हम फंस सकते हैं, या तो हमें कंप्लीटली कोई रो जीरो मिलेगी, या फिर हमारा पहला एलिमेंट लेट सपोज दिस b1 विल बी जीरो और b2 b3 कुछ आया है, ठीक है, जो पॉजिटिव नंबर या नेगेटिव नंबर कुछ भी है, और ये हमारा नंबर जीरो आ गया, ये हमारा नंबर जीरो आ गया। अगर ऐसी कंडीशन आएगी कि जहां पे हमारा एक नंबर जीरो आ जाए, तो इस नंबर को हम एक एप्सिलॉन मान लेंगे, पॉजिटिव में छोटा सा नंबर, और एप्सिलॉन टेंड्स टू जीरो है, और फिर बाकी के कैलकुलेशन कर लेंगे, बाकी के कोफिशिएंट निकाल लेंगे c1 z1 अप टू, है ना, और उसको पॉजिटिव मानकर, एक एप्सिलॉन मानकर, बाकी की लिमिट निकालकर हम बाकी के साइंस की वैल्यू को, मतलब या तो वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो जज करेंगे। समटाइम्स क्या होगा कि कोई ऑड रो
हमारी कंप्लीटली जीरोज आ जाएंगे, जीरोज हो जाएंगे, सारी ऑड रोज आर जीरो। तो अब उसके कोफिशिएंट हम कैसे निकालते हैं, उसके ऊपर की रो हमेशा ऑब्वियस सी चीज है कि इवन इवन रो होगी, मतलब एस की पावर इवन होगी। फॉर एग्जांपल लेट सपोज S3 रो जीरोज हो गई, जीरोज हो गई, तो मैं S4 रो को देखूंगा, S4 रो को, S4 रो को देखूंगा और उसको मैं लिखूंगा, उस S4 रो को लिखूंगा और उसको डिफरेंशिएट करूंगा, उसको डिफरेंशिएट करूंगा और उसके जो कोफिशिएंट आएंगे, उसके जो कोफिशिएंट आएंगे वो यहां पर मैं लिख दूंगा B1 B2 B3 की जगह। समझ में आ रहा है? वो मैं B1 B2 B3 की जगह लिख दूंगा और फिर मैं आगे प्रोसीड करूंगा। और कोई भी ओड रो जीरो आ रही है तो उसका मतलब हमें इस राउथ स्टेबिलिटी क्राइटेरिया से समझ में आ रहा है कि दो कॉम्प्लेक्स, मतलब दो पोल हमारे जे ओमेगा एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, यानी वो कंडीशनली स्टेबल सिस्टम होगा। ठीक है, उसके दो पोल जे ओमेगा एक्सिस पे लाई करेंगे। तो ये सारी की सारी कहानी है राउथ स्टेबिलिटी क्राइटेरिया की। इसमें मैंने डिफिकल्टीज बता दी आपको कि क्या क्या डिफिकल्टीज आएंगी, कि कोई ना कोई एलिमेंट इसमें जीरो आ सकता है, जब भी जीरो आएगा तो उसको एप्सिलॉन मानना है, एप्सिलॉन टेंड्स टू जीरो मानना है पॉजिटिव, और बाकी कैलकुलेशन करनी है और अगेन साइन देखना है। और कभी कभार ऐसा होगा कि ऑड रो जीरो आ जाएगी तो उसके कोफिशिएंट निकालने के लिए उसके ऊपर की रो को लिखना पड़ेगा, ऊपर की रो को लिख लेंगे। जैसे अगर S4 रो होगी तो वो हमारे कैसे लिखेगी, A1 S4 प्लस A3 S² प्लस A5, इस तरीके से हम S4 रो को लिखेंगे। S4 रो में S की पावर 1 नहीं आएगी, ठीक है, सिर्फ इवन 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 पावर आएंगे। फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे तो 4A1 S³ प्लस 2A3 S प्लस 0। तो S3 रो के हमारे कोफिशिएंट कौन से आ जाएंगे, 4A1 2A3, इस तरीके से मैं बोल रहा हूं। ठीक है, तो फाइनली हमारे RH क्राइटेरिया से हम नंबर ऑफ पोल्स पता कर सकते हैं जो राइट हैंड साइड में लाई करेंगे, और उससे हम स्टेबिलिटी को जज कर सकते हैं। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, गेट के अंदर हर साल एक ना एक क्वेश्चन इससे आने की प्रोबेबिलिटी हाई रहती है। तो RH क्राइटेरिया से हम स्टेबिलिटी पता कर सकते हैं फ्रॉम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ये QS क्या है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगी, डिनोमिनेटर ऑफ ए ट्रांसफर फंक्शन, डिनोमिनेटर ऑफ ए ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट टेक्निक जो होती है, अब ये RH क्राइटेरिया ही है जो हमें स्टेबिलिटी देगा फ्रॉम क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। इसके लिए अब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखने के लिए हमें क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन लिखना होगा। ठीक है, बाकी सारे जो क्राइटेरिया हमारे आएंगे, बाकी सारी जो टेक्निक्स आएंगी, या फिर वो टेक्निक हमारी ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन से ही हम क्लोज लूप स्टेबिलिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, सिस्टम की स्टेबिलिटी निकाल सकते हैं। ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन हमारा क्या होगा, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन होगा हमारा GSHS। ठीक है, GSHS जस्ट हमारा ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन होगा। तो रूट लोकस टेक्निक, रूट लोकस टेक्निक नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है, रूट लोकस टेक्निक। तो अब हम रूट लोकस बना सकते हैं। अगेन रूट लोकस इज ए ग्राफिकल टेक्निक होगा जिससे हम लोकेशन ऑफ रूट पता कर सकते हैं कि रूट्स हमारे किस तरीके से मूव करेंगे अगर मैं k की वैल्यू को चेंज करूं। अब कोई भी GSHS ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन हमारा किस तरीके से होगा, k अपॉन सम, लेट फॉर एग्जांपल S+1, ये मैंने लिखा ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। तो ये जो k है दैट विल बी ओपन लूप गेन। अब इस k को अगर मैं चेंज करूंगा, इस k को मैं चेंज करूंगा तो मेरे जो रूट्स हैं या पोल्स जो हैं, करेक्ट मतलब किसके पोल्स, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन के पोल, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन के पोल इस k को चेंज कर कर उनकी लोकेशन चेंज होगी। और वो लोकेशन को अगर मैं ड्रॉ करूं तो वो लोकेशन जब ड्रॉ होगी तो उसी को हम बोल रहे हैं रूट लोकस प्लॉट, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, रूट लोकस प्लॉट। तो रूट लोकस डायग्राम बनाने के लिए या प्लॉट करने के लिए रूल्स होंगे। ठीक है, रूल्स टू कंस्ट्रक्ट, हमारे को रूल चाहिए होंगे रूट लोकस को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। तो उस रूल्स में क्या है,
रूल्स में डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूं। फर्स्ट इज कि रूट लोकस टेक्निक जो है हमारी वो दैट विल बी रूट लोकस डायग्राम जो होगा, रूट लोकस डायग्राम इज ऑलवेज सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल अबाउट रियल एक्सिस, रियल एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा, यानी जैसा ऊपर दिखेगा एग्जैक्ट वैसा का वैसा नीचे दिखेगा, सिमेट्रिक होगा अबाउट रियल एक्सिस, रियल एक्सिस के अबाउट क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, जैसा ऊपर दिखेगा वैसा का वैसा नीचे दिखेगा। सेकेंड रूल क्या है, नंबर ऑफ ब्रांचेस रूट लोकस की जो होंगी दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ पोल्स, ब्रांचेस number of branches equal to number of poles if poles are greater than equal to zeros, ठीक है, और ब्रांचेस नंबर ऑफ ब्रांचेस इक्वल टू नंबर ऑफ जीरोस इफ जीरोस आर ग्रेटर देन पोल्स, ठीक है। तो अगर पोल्स ज्यादा होंगे तो जनरली क्राइटेरिया क्या रहेगा हमारा, पोल्स हमारे ट्रांसफर फंक्शन में जनरली क्या होंगे, हाई होंगे, ठीक है। तो जनरली हमारे जो ब्रांचेस होंगी रूट लोकस डायग्राम में वो कितनी होंगी, जितने हमारे पोल्स होंगे। अब जो ब्रांच रूट लोकस में, रूट लोकस ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम ए पोल, ओपन लूप पोल विथ के इक्वल टू 0। थर्ड रूल क्या है हमारा कि रूट लोकस डायग्राम हमेशा स्टार्ट होगा, स्टार्ट फ्रॉम ओपन लूप पोल विथ के इक्वल टू 0, विथ के इक्वल टू 0, ठीक है, और एंड्स आइदर एट ओपन लूप 0, ओपन लूप 0 और एट इंफिनिटी, ठीक है, एस के टेंड्स टू इंफिनिटी। अब के की वैल्यू हम वेरी कर रहे हैं 0 टू इंफिनिटी, ठीक है, रूट लोकस डायग्राम में हम बेसिकली के को चेंज कर रहे हैं फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। तो हमारा जो लोकस ड्रॉ होगा वो पहली बात तो पोल से स्टार्ट होगा, और या तो वो ओपन लूप 0 पर एंड होगा के इक्वल टू इंफिनिटी पे, या फिर वो इनफाइनाइट इंफिनिटी पे एंड होगा। फॉर एग्जांपल अगर नंबर ऑफ पोल्स और जीरोस बराबर हैं तो सारे के सारे पोल किसी न किसी 0 पे एंड होंगे। अगर हमारे पोल ज्यादा हैं 0 से तो जितने पोल और 0 बराबर है, फॉर एग्जांपल अगर 3 पोल है और 2 0 है तो 2 पोल हमारे 2 0 पे जाएंगे, ठीक है, मतलब 2 ब्रांचेस हमारी 2 जीरोस पे मीट करेंगी और एक हमारी इंफिनिटी पे निकल जाएगी। तो इस तरीके का सिनारियो रहेगा। फोर्थ रूल क्या है कि कोई भी पॉइंट ऑन द रियल एक्सिस लाई करेगा रूट लोकस पे, अगर उस पॉइंट के राइट हैंड साइड पे, उस पॉइंट के राइट हैंड साइड पे, मतलब राइट साइड पे अगर मैं देखूं तो टोटल नंबर ऑफ पोल्स एंड जीरोस आर ऑड, ठीक है। अगर टोटल नंबर ऑफ पोल्स और जीरो उसके राइट हैंड साइड पे ऑड है तो वो पॉइंट हमारा उस रूट लोकस में लाई करेगा, वो पॉइंट हमारा उस रूट लोकस पे लाई करेगा, ठीक है। तो सिंपल है। तो अब किसी भी रियल पोल से, यानी एक तरीके से हमारा मान लो लेट सपोज ये हमारा पोल है, पोल को जनरली ऐसे क्रॉस मार्क से रिप्रेजेंट करेंगे। तो या तो इसकी ब्रांच किस पोल से स्टार्ट होगा, या तो वो इस साइड स्टार्ट होगा या इस साइड स्टार्ट होगा, डिपेंड करेगा कि ये पॉइंट से कब स्टार्ट होगा कि इसके राइट हैंड साइड पे नंबर ऑफ पोल्स एंड जीरोस मिलाकर कितने हो, ऑड हो। फॉर एग्जांपल सिर्फ एक ही पोल है, लेट सपोज सिर्फ एक ही पोल है, तो एक ही पोल है तो ये वाला चीज हमारी फॉलो करेगा, तो इस साइड हमारा ग्राफ जाएगा। तो कोई भी एंगल ऑफ डिपार्चर, अब हम देखते हैं एंगल ऑफ डिपार्चर हमेशा हम कैसे मेजर करेंगे। ये रियल एक्सिस है, दैट इज इमेजिनरी एक्सिस,
और फॉर एग्जाम्पल एक पोल है हमारा 10, एक पोल का सिस्टम है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द सिस्टम के अपॉन s+1, तो ये रूट लोकस यहां से स्टार्ट होगा और ये रियल एक्सिस पे इस तरीके से चलता रहेगा। ठीक है, तो ये अब सिमेट्री के अबाउट रियल एक्सिस, और इसके इस पॉइंट के राइट हैंड साइड पे कितने पोल हैं, एक पोल है, जो एक एक क्या है, ऑड नंबर है, तो ये लाई करेगा, ये वाला पॉइंट रूट लोकस ब्रांच पे लाई नहीं करेगा क्योंकि इसके राइट हैंड साइड पे कोई पोल नहीं है, कोई पोल नहीं है, जीरो, जीरो कैसा नंबर है, इवन नंबर है। आई होप सबको समझ में आ रहा है। ठीक है, तो एंगल ऑफ डिपार्चर फ्रॉम रियल पोल या तो क्या हो सकता है, 0 डिग्री हो सकता है, 0 डिग्री का मतलब इस डायरेक्शन में, या फिर 180 डिग्री हो सकता है, या पाई रेडियन हो सकता है। 180 डिग्री मतलब हमेशा एंगल हम रियल एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं। फिफ्थ रूल इज टोटल नंबर ऑफ जो p माइनस जेड ब्रांचेस जो इंफिनिटी पे एंड होंगी, अब वो इनफाइनाइट इंफिनिटी पे कैसे एंड होंगी, तो इंफिनिटी पे वो जो एंड होंगी अलोंग द आइजेंटोट्स, आइजेंटोट्स अलोंग कहीं ना कहीं होंगी। अब वो आइजेंटोट्स हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमें आइजेंटोट्स एंगल निकालना पड़ेगा, तो उसका जो एंगल होगा आइजेंटोट्स का, दैट विल बी 2q + 1 180 डिग्री अपॉन p माइनस जेड। ठीक है, तो इस एंगल के आइजेंटोट्स पे वो p माइनस जेड नंबर ऑफ ब्रांचेस एंड होंगी। ठीक है, q समझ में आ रहा है, q की वैल्यू हमारी यहां पे क्या है, q इज 0 1 2 अप टू p माइनस जेड -1। ठीक है, p माइनस जेड -1 पे डिपेंड करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर p माइनस जेड हमारा क्या हो, p माइनस जेड अगर हमारा 0 है तो उसका तो कोई मतलब ही नहीं है, तो कोई भी ब्रांच इंफिनिटी पे लाई नहीं करेगी क्योंकि नंबर ऑफ पोल्स इक्वल टू नंबर ऑफ जीरोस, तो सारे के सारे पोल 0 पे एंड होंगे। ठीक है, p माइनस जेड इक्वल टू 1 होगा तो q की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, तो 180 डिग्री, तो वो इस तरीके का सिनारियो होगा जो ये मेरा एग्जांपल है। ठीक है, कि 180 डिग्री उसका आइजेंटोट्स है, मतलब ये इस नेगेटिव रियल एक्सिस के वहां पर वो मीट करेगा। p माइनस जेड इक्वल टू 2 होगा तो मेरा q इक्वल टू 0 पे मेरी वैल्यू क्या आएगी, 90 डिग्री और 270 डिग्री, तो दो वैल्यू आएंगी मेरी 90 या 270 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब क्या है, आइजेंटोट्स ये वाला y एक्सिस, यानी वो इस तरीके से कुछ ऐसे लाई करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम आइजेंटोट्स का एंगल हमें चाहिए होगा कि p माइनस जेड ब्रांचेस किस डायरेक्शन में और इंफिनिटी पे किस डायरेक्शन में जाएंगी। 6 पॉइंट रूट लोकस डायग्राम को प्लॉट करने के लिए कि जो आइजेंटोट्स होंगे वो आइजेंटोट्स हमारे कहां से हम मेजर करेंगे, मतलब किस पॉइंट पे वो आइजेंटोट्स कट करेंगे, तो उनको बोलते हैं सेंट्रोइड। तो सेंट्रोइड जो हमारा होगा जहां पे आइजेंटोट्स कट करेंगे, वो सेंट्रोइड ऑफ आइजेंटोट्स इज सम ऑफ रियल पार्ट ऑफ पोल माइनस सम ऑफ रियल पार्ट ऑफ जीरोस अपॉन p माइनस जेड। सम है यहां पे सम। ठीक है, सम करेंगे रियल पार्ट ऑफ पोल का माइनस सम ऑफ रियल पार्ट ऑफ जेड अपॉन p माइनस जेड, तो जो नंबर मिलेगा वो नंबर हमारा क्या मिलेगा, रियल नंबर मिलेगा। ऑब्वियस सी बात है क्योंकि सिर्फ रियल पार्ट को देख रहे हैं, तो जो रियल नंबर मिलेगा वहां से हम उन आइजेंटोट्स को ड्रॉ करेंगे और वहां पे वो मीट करेगा। ठीक है, तो उसको हम सेंट्रोइड बोलेंगे। 7, अब कोई भी दो रूट फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज इस तरीके से दो दो ब्रांचेस एक दूसरे पे मीट करेंगी। अब वो मीट करेंगी तो वो कहीं ना कहीं मीट कर कर ब्रेक अवे होंगी, तो वो ब्रेक अवे होंगी। अब वो मीट कहां करेंगी, दो ब्रांचेस इस तरीके से आ रही हैं तो वो मीट कहां करेंगी, तो वो मीट करके जहां से वो फिर वो ब्रेक अवे करेंगी। तो ये ब्रेक अवे पॉइंट निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें करना होगा डीके बाय डीएस को सॉल्व करना होगा। तो सॉल्यूशन ऑफ डीके बाय डीएस इक्वल टू 0, इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा, डीके बाय डीएस इक्वल टू 0 को। तो इससे हमारा जो पोल्स मतलब जो s की वैल्यूज मिलेंगी दैट विल बी द ब्रेक अवे पॉइंट।
लेकिन डिपेंड करेगा कि वो एस उस रूट लोकस में लाई करना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, जो पॉइंट उस रूट लोकस ब्रांचेस में लाई करेंगे, मतलब जहां वो अगर वैलिड पॉइंट होंगे तो वही हमारे ब्रेकअवे पॉइंट दे सकते हैं। 8th पॉइंट इज कि रूट लोकस जो कॉम्प्लेक्स पोल से उसका डिपार्चर एंगल क्या होगा, तो कॉम्प्लेक्स पोल से उसका डिपार्चर एंगल क्या होगा, प्लस माइनस 180 डिग्री प्लस 5, प्लस इज फॉर कॉम्प्लेक्स पोल और ये माइनस इज कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स पोल। कॉम्प्लेक्स पोल का मतलब क्या हुआ कि जो रियल एक्सिस के अबोव होगा, रियल एक्सिस के अबोव। फॉर एग्जांपल लेट सपोज हमारे दो पोल ऐसे आए, तो ये वाला हमारा ये प्लस वाला है और ये वाला पोल हमारा ये नेगेटिव वाला है। और यहाँ पे ये फाई हम कैसे मेजर करेंगे, फाई इज इस पोल पे बाकी सारे पोल और जीरो का एंगल किस तरीके से। फॉर एग्जांपल ये वाला पोल इस पे कितना एंगल बना रहा है, इस वाले पोल पे 90 डिग्री बना रहा है। फॉर लेट सपोज यहां पर एक जीरो आएगा, तो ये जीरो इस पे कितना एंगल बना रहा है, इतना एंगल बना रहा है। ठीक है, तो ऐसे हमें सारे एंगल मेजर करने पड़ेंगे। तो सम ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय जीरोस माइनस सम ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय पोल। ठीक है, तो इससे हमें फाई मिल जाएगा और उससे हमें एंगल ऑफ डिपार्चर मिलेगा फ्रॉम कॉम्प्लेक्स पोल। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। फिर 9th चीज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम निकाल सकते हैं रूट लोकस ब्रांच का जे ओमेगा एक्सिस पे, कि जे ओमेगा एक्सिस पे अगर रूट लोकस लेट सपोज हमारा रूट लोकस प्लॉट हुआ, ऐसे कुछ प्लॉट हुआ, तो अब ये वाले पॉइंट हमें पता करने की जे ओमेगा एक्सिस पे कहां पे कट करें। तो ये पॉइंट हमें कहां से पता चलेंगे, आर एच क्राइटेरिया से पता चलेंगे। कहां से पता चलेंगे, आर एच क्राइटेरिया जो हमने पिछले में पढ़ा, उस आर एच क्राइटेरिया के ओड ओड जो पावर ऑफ एस है उसकी जो रो है उसको हम जीरो पुट करेंगे और एस की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो उससे हमें यहां पे ये एस की वैल्यूज मिल जाएगी। समझ में आ रहा है। और 10th इज कोई भी वैल्यू ऑफ ओपन लूप गेन के किसी भी पॉइंट पे इस रूट लोकल ब्रांच के, लेट सपोज मेरे को यहां पर के की वैल्यू पता करनी है कि यहाँ पे के की वैल्यू कितनी है इस पॉइंट के लिए, तो वो के हमारा होगा प्रोडक्ट ऑफ फेजार ड्रॉन फ्रॉम ओपन लूप पोल टू दैट पॉइंट अपॉन सेम चीज प्रोडक्ट ऑफ फेजार, ठीक है, ड्रॉन फ्रॉम ओपन लूप जीरो टू दैट पॉइंट। ठीक है, तो फेजार का मतलब क्या हुआ, लेंथ। फॉर एग्जांपल लेट सपोज यहां पे एक पोल था हमारा, यहां पे एक जीरो था, तो मेरे को ये प्रोडक्ट निकालना है, दिस और एक और पोल लेट सपोज यहां पे था, दिस इंटू दिस लेंथ इंटू दिस लेंथ, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ फेजार, ठीक है, अपॉन दिस लेंथ। ठीक है, तो उससे मैं के को मेजर कर सकता हूं। तो दिस इज द रूल्स टू ड्रॉ द रूट लोकस डायग्राम। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कोई भी हम रूट लोकस इन सारे रूल्स को यूज कर बना सकते हैं। इजी रूल्स हैं, सिमेट्रिक होगा रियल एक्सिस के अबाउट, एक दो प्रैक्टिस करोगे तो बनने लग जाते हैं रूट लोकस डायग्राम। इतना कुछ डिफिकल्ट टास्क है नहीं रूट लोकस को प्लॉट करना। नेक्स्ट इज टाइम डोमेन एनालिसिस अब हम करेंगे। तो ये तो बात हो गई रूट लोकस डायग्राम बनाने की, आरएच क्राइटेरिया की। अब टाइम डोमेन एनालिसिस में हम दो तरीके की एनालिसिस होगी। एक होगी ट्रांसफर फंक्शन मेथड, जो हम अब ट्रांसफर फंक्शन मेथड में टाइम डोमेन एनालिसिस कर सकते हैं या फिर फ्रीक्वेंसी डोमेन में एनालिसिस कर सकते हैं। और एक हमारा मेथड रहेगा एनालिसिस करने का सिस्टम को, स्टेट स्पेस मेथड। अगेन वो स्टेट स्पेस मेथड हमारा टाइम डोमेन एनालिसिस ही है एक तरीके से। ठीक है, तो अब हम टाइम डोमेन एनालिसिस में बेसिकली फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम की अगर मैं बात करूं, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम कौन सा होगा,
जिसकी कैरेक्टरिस्टिक मतलब पोल्स जो होंगे वो कितने डिग्री हो, मतलब 1 डिग्री की जस्ट इक्वेशन हो, एक पोल हो उसके अंदर। अगर एक पोल होगा तो वो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है। तो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम हमारा बेसिकली उसका स्टेप रिस्पॉन्स हमारा कैसा आएगा, ऐसा आएगा। तो अब इसके अंदर टाइम डोमेन एनालिसिस में एक होता है डिले टाइम, एक होता है टाइम कांस्टेंट, और एक होगा राइज टाइम, और एक होगा सेटलिंग टाइम। तो डिले टाइम होता है कि हमारी वैल्यू 0 to 50% ऑफ द मैक्सिमम, 50% ऑफ द मैक्सिमम की मतलब जितनी वो मैक्सिमम हो रहा है उसका 50% वो पहुंच जाए। टाइम कांस्टेंट होगा 0 to 63% अराउंड, ठीक है। राइज टाइम होगा 10 to 90%, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में राइज टाइम कितना होगा 10 to 90%, 10% to 90%, और सेटलिंग टाइम होगा 0 to 100%, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के लिए डिले टाइम हमारा कितना आता है, अराउंड 0.7 टाउ आता है, यानी 0.7 ऑफ टाउ। टाउ क्या है हमारा, टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट क्या आएगा, टाउ आएगा, ठीक है। राइज टाइम हमारा क्या आएगा, राइज टाइम हमारा जनरली 2.2 टाइम्स ऑफ टाउ, ठीक है। राइज टाइम हमारा क्या रहेगा, 2.2 टाइम्स ऑफ टाउ। अब ये सेटलिंग टाइम 5% टॉलरेंस के लिए, 5% टॉलरेंस टॉलरेंस के लिए, 5% टॉलरेंस मतलब 5% मैक्सिमम की वैल्यू है, तो उसके लिए 3 टाउ होगा 5% के लिए, और 2% टॉलरेंस के लिए कितना होगा, 4 टाउ होगा, ठीक है। 4 टाउ होगा 2% टॉलरेंस के लिए। तो ये सारे डेटा हमें समझ में आने चाहिए, याद होने चाहिए। एक और चीज हमें समझ में आनी चाहिए, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के लिए राइज टाइम इक्वल टू होगा 0.35 टाइम्स ऑफ, मतलब अपॉन ऑफ बैंडविड्थ। तो राइज टाइम इंटू बैंडविड्थ एक कांस्टेंट आता है फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के लिए, दैट कांस्टेंट विल बी 0.35, ठीक है, 0.35। बैंडविड्थ यहां पे हम किस में ले रहे हैं, हर्ट्स में ले रहे हैं, ठीक है, हर्ट्स में बैंडविड्थ लिख रहे हैं। तो राइज टाइम इंटू बैंडविड्थ इक्वल टू 0.35, और बैंडविड्थ यहाँ पे हम रेडियन पर सेकंड में लिख के हर्ट्स में लिख रहे हैं। एक और चीज हमें समझ में आनी चाहिए कि बैंडविड्थ जो होगी वो जितनी ज्यादा बढ़ेगी नॉइज हमारी सिस्टम में उतनी ज्यादा बढ़ती रहेगी, ठीक है। राइज टाइम जो होगा, राइज टाइम अगर जितना ज्यादा होगा यानी उसको उतना ज्यादा टाइम लग रहा है, तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, यानी वो सिस्टम की स्पीड क्या है, उतनी कम है। तो राइज टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑलमोस्ट, हम बोल सकते हैं स्पीड के, कि अगर राइज टाइम हमारा बढ़ेगा तो स्पीड ऑफ द सिस्टम हमारी कम हो रही है, और राइज टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बैंडविड्थ आल्सो, है ना। तो बैंडविड्थ इज प्रोपोर्शनल टू स्पीड, इसलिए जितनी ज्यादा बैंडविड्थ का सिस्टम होगा तो उसकी स्पीड उतनी ज्यादा होगी, ठीक है। तो ये तो बात हुई फर्स्ट ऑर्डर के लिए। टाइम डोमेन एनालिसिस फॉर सेकंड ऑर्डर सिस्टम, सेकंड ऑर्डर सिस्टम। अब सेकंड ऑर्डर सिस्टम का स्टैंडर्ड क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन हम कैसे लिखते हैं, ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सेकंड ऑर्डर सिस्टम की स्टैंडर्ड क्या हो जाएगी, एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। यहां पे ओमेगा एन क्या है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी, जीटा क्या है, जीटा इज डैम्पिंग रेशियो, यूनिटलेस चीज है ना, यूनिटलेस है। और जीटा ओमेगा एन, समटाइम्स इसको अल्फा भी लिखेंगे, दिस इज डैम्पिंग फैक्टर। देखो समटाइम्स क्या होता है, डैम्पिंग फैक्टर दिया होगा, ठीक है, और उसको डैम्पिंग रेशियो भी बोल देते हैं, और वो डैम्पिंग फैक्टर
लेकिन हमें ये पहचान में कैसे आएगा, यूनिट से पहचान में आएगा। अगर यूनिट हमारी रेडियन पर सेकंड में है तो यानी वो डैम्पिंग फैक्टर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वाली सारी चीजें हमें सेकंड ऑर्डर सिस्टम में समझ में आनी चाहिए। अब अगेन फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के लिए जैसे हमने राइज टाइम और ये सारी चीजें लिखी हैं, वैसे ही सेकंड ऑर्डर सिस्टम के लिए भी लिख सकते हैं। सेकंड ऑर्डर सिस्टम का पहली बात तो स्टेप रिस्पॉन्स जो आएगा, स्टेप रेस्पॉन्स सेकंड ऑर्डर सिस्टम का वो क्या आएगा, एस टी इज इक्वल टू 1 माइनस ई की पावर अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा डी टी प्लस फाइव। ठीक है, तो ये हमारा स्टडी स्टेट रिस्पॉन्स आएगा फॉर अंडर डैम सिस्टम। अंडर डैम सिस्टम ही बेसिकली हम स्टडी कर रहे हैं। अंडर डैम सिस्टम ही हमारा क्या रहेगा, एक तरीके से स्टेबल, मतलब अंडर डैम सिस्टम के लिए स्टेप रिस्पॉन्स सेकंड ऑर्डर सिस्टम का क्या आएगा, ये आएगा, इस तरीके से आएगा। ओमेगा डी, यहाँ पे ओमेगा डी क्या है, ओमेगा डी इज डैम फ्रीक्वेंसी। डैम फ्रीक्वेंसी हमारी क्या आएगी, ओमेगा डी इक्वल टू ओमेगा एन रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर। ठीक है, ओमेगा डी इज डैम फ्रीक्वेंसी, दैट विल बी दिस थिंग। अब इसमें भी सेकेंड ऑर्डर सिस्टम में भी फर्स्ट इज राइज टाइम, इसमें एक और टाइम होगा पीक टाइम। अब मैक्सिमम पीक या पीक ओवरशूट, इसको बोलेंगे पीक ओवरशूट। देखो ये सारी सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। और सेटलिंग टाइम, अब राइज टाइम सेकेंड ऑर्डर सिस्टम में 0 to 100% होगा। देखो सेकेंड ऑर्डर सिस्टम हमारा बेसिकली आउटपुट हमारा क्या आएगा, आउटपुट बेसिकली हमारा आएगा इस तरीके से। तो ये हमारा राइज टाइम हो गया, ये हमारा फर्स्ट पीक टाइम हो गया। ठीक है, मेनली पीक टाइम। ये हमारी एमपी हो गई, पीक ओवरशूट। और ऑलमोस्ट ये हमारा सेटलिंग टाइम हो गया। तो इस तरीके का रिस्पॉन्स रहेगा हमारा अंडर डैम सिस्टम में। और ये हमारे सारे के सारे पैरामीटर्स हो गए इस डायग्राम में। तो राइज टाइम हमारा क्या हो जाएगा, 0 to 100% जो चीज है दैट विल बी हमारा राइज टाइम। अब राइज टाइम हमारा सेकेंड ऑर्डर सिस्टम में क्या आएगा, पाई माइनस पाई अपॉन ओमेगा डी। यहाँ पे फाई के बारे में अपन क्या लिख सकते हैं, कॉस फाई इज जीटा, मतलब डैम्पिंग रेशियो। कॉस फाई हमारा क्या है, जीटा के बराबर है। तो फाई पाई माइनस फाई अपॉन ओमेगा डी। ओमेगा डी इंपॉर्टेंट है, ओमेगा डी है, ओमेगा एन नहीं है। अगेन पीक टाइम हमारा क्या आएगा, पाई अपॉन ओमेगा डी। पीक ओवरशूट, पीक ओवरशूट हमारा क्या आएगा, ई की पावर माइनस जीटा पाई अपॉन 1 माइनस जीटा स्क्वायर। फर्स्ट पीक ओवरशूट है। तो पीक ओवरशूट मेरा किस पे डिपेंड कर रहा है, ओनली ऑन जीटा पे वैल्यू डिपेंड कर रहा है, फंक्शन ऑफ जीटा है, फंक्शन ऑफ जीटा। ठीक है, फंक्शन ऑफ जीटा है फॉर यूनिट स्टेप के लिए। और स्टेप रिस्पॉन्स अगर ए टाइम्स हमारा स्टेप रिस्पॉन्स है तो ए टाइम्स हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो फंक्शन ऑफ जीटा है, ये चीज हमें समझ में आनी चाहिए कि एमपी हमारा जस्ट फंक्शन ऑफ जीटा है। अब जीटा अगर हमारा इंक्रीज करेगा तो एमपी इसकी वैल्यूज ई की पावर ये वाली वैल्यू जीटा इंक्रीज करेगा तो ई की पावर नेगेटिव में, नेगेटिव में है तो मतलब ये चीज जीटा इंक्रीज करेगा तो नेगेटिव वैल्यू 1 अपॉन हो जाएगी, तो एमपी ओवरऑल हमारा डिक्रीज करेगा। ठीक है, जीटा इंक्रीज करेगा तो एमपी हमारा डिक्रीज करेगा, ये चीज हमें समझ में आनी चाहिए। और सेटलिंग टाइम हमारा क्या होगा, 4 अपॉन जीटा ओमेगा एन, 4 या फिर एक तरीके से 4 टाउ, 4
2% टॉलरेंस, 2% टॉलरेंस के लिए 4/zeta ओमेगा n या 3/zeta ओमेगा n फॉर 3% 5% टॉलरेंस। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें समझ में आनी चाहिए। अब हमारा जो भी ये ट्रांजिएंट, ये वाला जो भी रीजन है, दिस इज ट्रांजिएंट रीजन, ट्रांजिएंट रीजन है या ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स है। तो ये बेसिकली हम ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स की एनालिसिस कर रहे हैं। अब ये ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स में डिजायरेबल क्या है? डिजायरेबल सिग्नल हमारा क्या होगा कि ये ट्रांजिएंट जितना कम हो। अब कम होने का मतलब क्या है कि राइज टाइम हमारा जितना कम हो उतना बेटर है, पीक टाइम हमारा जितना ज्यादा हो उतना बेटर है, क्योंकि पीक टाइम जितना ज्यादा होगा, राइज टाइम जितना कम होगा, तो उतना नंबर ऑफ पीक्स हमारी कम आएंगी। पीक ओवरशूट हमारा जितना कम हो उतना अच्छा है, और सेटलिंग टाइम भी हमारा जितना कम हो उतना अच्छा है। मेन हमें ये समझ में आना चाहिए कि पीक टाइम हमारा जितना बेटर हो, मतलब ज्यादा हो, उतना बेटर है। क्योंकि अगर पीक टाइम जितना ज्यादा होगा यानी नंबर ऑफ पीक्स उतनी कम आएंगी और अमाउंट ऑफ पीक हमारी कम हो जाएगी। ठीक है, यानी एमपी हमारा कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाली सारी चीजें हमें समझ में आ रही है। तो अब स्टडी स्टेट एरर, स्टडी स्टेट एरर क्या आएगा इसमें? लेट सपोज ये सेटल होकर यहां पे सेटल हो रहा है, तो दिस इज स्टडी स्टेट एरर। तो स्टडी स्टेट रिस्पॉन्स मतलब जब ये सेटल हो गया, फॉर एग्जांपल ये सेटल होके यहाँ पे ऐसे सेटल हो गया, तो ये सेटल होने के बाद अब ये कभी भी जीरो नहीं हो रहा है उसका एरर, सेटल हुआ है, तो उसका स्टडी स्टेट एरर कुछ ना कुछ रह सकता है। तो स्टडी स्टेट रिस्पॉन्स में स्टडी स्टेट एरर हम कैसे निकालेंगे? स्टडी स्टेट एरर इज ET एट t इक्वल टू इंफिनिटी, और इसकी वैल्यू हम कैसे निकलेंगे? लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी ET, ऐसे भी लिख सकते हैं। दिस इज इक्वल टू लिमिट s टेंड्स टू 0 s टाइम्स ES। तो फर्स्ट हमने जो ब्लॉक डायग्राम बनाया था उसमें एरर सिग्नल जो हमने लिखा था, एरर सिग्नल क्या था हमारा? यहां से हमारा फीडबैक आ रहा था, दिस इज RS, तो दिस इज ES। तो ES इक्वल टू RS माइनस HS CS। ठीक है, तो अगर हमें एस डोमेन में हमें बेसिकली पता होगा तो उसका हम स्टडी स्टेट एरर कैसे निकालेंगे? S टाइम्स ES करके निकालेंगे। आई होप सबको समझ में आ रहा है। ठीक है, तो स्टडी स्टेट एरर हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब स्टडी स्टेट एरर में ई की वैल्यू हम कैसे लिख सकते हैं? एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, RS अपॉन 1 प्लस GS HS। ठीक है, CS अपॉन RS इज 1 अपॉन 1 प्लस GS HS। करेक्ट, करेक्ट, ये वाली चीज है। तो इससे हम यहां पे पुट कर सकते हैं, HS टाइम्स CS पुट करूंगा मैं, तो CS इज RS अपॉन 1 RS टाइम्स GS अपॉन 1 प्लस GS HS, और अगर ये सब मैनिपुलेट करूंगा तो कुल मिला के मेरे को क्या मिल जाएगा? RS अपॉन 1 प्लस GS HS। करेक्ट, तो ये वाली चीज जो मेरे को मिल रही है, तो इसमें लिमिट s टेंड्स टू 0 पुट करके मैं स्टडी स्टेट एरर निकाल सकता हूं। तो अब स्टडी स्टेट एरर मेरा डिपेंड करेगा ऑर्डर ऑफ द सिस्टम पे, कि ऑर्डर ऑफ द सिस्टम मेरा क्या है। ऑर्डर ऑफ द सिस्टम क्या होगा? ऑर्डर यानी नंबर ऑफ पोल्स, और टाइप ऑफ द सिस्टम, टाइप ऑफ द सिस्टम क्या होगा कि नंबर ऑफ पोल्स एट ओरिजिन। ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन में कितने नंबर ऑफ पोल्स ओरिजिन पे लाई कर रहे हैं उसको बोलेंगे हम टाइप ऑफ द सिस्टम। तो स्टैंडर्ड सेकंड ऑर्डर सिस्टम हमारा कितने टाइप का है? फर्स्ट टाइप का है, क्योंकि उसका ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन अगर हम लिखेंगे तो उसमें एक पोल ओरिजिन पे आएगा। तो ये सारी चीजें बेसिक डेफिनेशन है
जो हमें समझ में आनी चाहिए। अब हमारा अगर टाइप 0 सिस्टम है और हम स्टेप रिस्पॉन्स लगा रहे हैं तो हमें एरर मिलेगा। वो एरर हमें एरर कांस्टेंट हमारे मिलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक इज हमारा एरर, स्टडी स्टेट एरर और स्टेप रिस्पॉन्स यानी 1/s अगर रिस्पॉन्स है और टाइप ऑफ द सिस्टम इज 0 तो स्टेप रिस्पॉन्स के लिए एरर मेरे को क्या मिलेगा 1/1 प्लस केपी 1/s²। रैंप इनपुट अगर मैंने लगाया एरर मेरे को क्या मिलेगा इनफाइनाइट। टाइप इक्वल टू 1 है, टाइप भी 1 है और स्टेप रिस्पॉन्स लगा रहा हूं तो एरर मेरे को क्या मिलेगा 0। रैंप रिस्पॉन्स लगा रहा हूं तो एरर मिलेगा, ठीक है। और पैराबोलिक रिस्पॉन्स निकाल रहा हूं मैं यानी 1/s³ तो यहाँ पे तो एरर इन्फिनिटी, यहाँ पे इन्फिनिटी। टाइप 2 है तो स्टेप रिस्पॉन्स में भी 0, रैंप में भी 0 और इसमें 1/ka एक्सेलरेशन मिलेगा 1/ka। टाइप 3 में 0 0 0। तो ये सारी चीजें हमें समझ में आनी चाहिए। के पी इज लिमिट s टेंस टू 0, gs kv is s limit s टेंस टू 0, sgs ka is limit s टेंस टू 0, s² gs। Most important thing is this is 1/1 plus kp, 1/1 plus kp। यानी अगर हमारा टाइप इंक्रीज करे, टाइप अगर इंक्रीज करे तो यानी स्टडी स्टेट एरर हमारा डिक्रीज कर रहा है, बट स्टेबिलिटी भी हमारी क्या करेगी डिक्रीज करेगी। स्टेबिलिटी, स्टडी स्टेट एरर अलग चीज है, स्टेबिलिटी एक अलग चीज है। स्टेबिलिटी का मतलब कि उसका ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स से स्टेबिलिटी समझ में आएगी ना, तो स्टेबिलिटी हमारी एक अलग चीज है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई। तो ये बात हो गई हमारी टाइम डोमेन एनालिसिस में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन गेट के अंदर आएंगे, ठीक है। गेट के अंदर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज टाइम डोमेन एनालिसिस के बाद फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स एनालिसिस। तो सेम चीज हम फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स में भी कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स एनालिसिस थोड़ा सा स्पीड अब हम बढ़ाएंगे। फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स में हम एक तरीके से इनपुट दे रहे हैं ए साइन ओमेगा नॉट टी टाइप, हमारा कोई सिस्टम है तो आउटपुट हमें क्या मिलेगा बी साइन ओमेगा नॉट टी प्लस पाई टाइप। इस तरीके का सिग्नल आउटपुट में को मिलेगा, ठीक है। अब स्टैंडर्ड सेकंड ऑर्डर सिस्टम अगर हो तो ट्रांसफर फंक्शन तो हमारा कैसे लिखेंगे हम, सेम स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा ठीक है, ये होगा। अब इसकी फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स एनालिसिस करेंगे। अब फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स एनालिसिस में हमें जो अब इस ट्रांसफर फंक्शन की दो चीजें मिलेंगी, एक मैग्नीट्यूड और एक फेज, ठीक है। एक मिलेगा हमें मैग्नीट्यूड और एक मिलेगा हमें फेज। तो साइनसोइडल रिस्पॉन्स अगर हम निकालें तो अब हमारे को दो चीजें मिलेंगी, एक मैग्नीट्यूड और एक फेज। अब मैग्नीट्यूड में अब दो चीजें, इसका जो हमारा ट्रांसफर फंक्शन के बाद इसका जो मैग्नीट्यूड प्लॉट होगा, मैग्नीट्यूड प्लॉट अगर मैं देखूं तो जीटा की वैल्यू अगर लेस देन 1/2 है तो मेरे को ऐसे पीक मिलेगी, और जीटा की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1/2 है तो मेरे को ये पीक नहीं मिलेगी। सो जीटा की वैल्यू अगर लेस देन 1/2 है तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कि जहां पे वो रेजोनेंट करेगा, यू आर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, इसको यू आर ना लिख के ओमेगा आर लिखते हैं। ओमेगा आर इक्वल टू ओमेगा एन रूट ऑफ 1 माइनस 2 जीटा स्क्वायर, 1 माइनस 2 जीटा स्क्वायर। तो ये आएगी हमारी
रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होगी? ये मैग्नीट्यूड वर्सेस फ्रीक्वेंसी है, दिस इज द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी फॉर जीटा लेस देन 1/2, जीटा ग्रेटर देन 1/2। ठीक है, और जो जो पीक मिलेगी मेरे को, पीक मैग्नीट्यूड एम आर, ठीक है, एम आर एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, जो हमें को मैग्नीट्यूड मिलेगा दैट इज 2 जीटा 1/2 जीटा अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर। रेजोनेंट फेस जो मेरे को मिलेगा, रेजोनेंट फेस इज माइनस 10 इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस 2 जीटा स्क्वायर अपॉन जीटा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें बेसिकली मिलेंगी, और एक फाइनली हमें बैंडविड्थ मिलेगी। बैंडविड्थ इज ओमेगा एन, कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन मिलता है 4 जीटा रेज टू 4 माइनस 4 जीटा स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 माइनस 2 जीटा स्क्वायर। ठीक है, जो अगर हमारा जीटा की वैल्यू, अगर जीटा की वैल्यू हमारी लेस है, ये किस जीटा की वैल्यू पे डिपेंड करेगा, तो ये हमें बेसिकली डेटा मिलेगा फॉर फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस के लिए। तो नेक्स्ट स्लाइड में मैं फ्रीक्वेंसी डोमेन और टाइम डोमेन स्पेसिफिकेशन हमें समझ में आनी चाहिए। तो फ्रीक्वेंसी डोमेन और टाइम डोमेन ये दोनों हमें समझ में आनी चाहिए। थोड़ा सा इसको अच्छे से लिखते हैं। फ्रीक्वेंसी डोमेन में फर्स्ट चीज इज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, जो कि हमारी आएगी ओमेगा एन 1 माइनस 2 जीटा स्क्वायर। टाइम डोमेन में डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी आई थी हमारी, लेकिन ओमेगा एन 1 माइनस जीटा स्क्वायर थी। सेकेंड, रेजोनेंस पीक इज 1/2 जीटा 1 माइनस 2 जीटा स्क्वायर। सेकेंड, पीक ओवरशूट e की पावर माइनस जीटा पाई अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर। अगेन फंक्शन ऑफ जीटा है, दोनों दोनों क्या है? फंक्शन ऑफ जीटा है। थर्ड, रेजोनेंट फेज रूट ऑफ 1 माइनस 2 जीटा स्क्वायर अपॉन जीटा। थर्ड, रेजोनेंट फेस में एक तरीके cos फाई इज जीटा, यहां से फाई इक्वल टू cos इनवर्स जीटा, ये भी लिख सकता हूं। फोर्थ, बैंडविड्थ ओमेगा एन 4 जीटा रेज टू 4 माइनस 4 जीटा स्क्वायर प्लस 2, अगेन दिस इज इन रूट प्लस 1 माइनस 2 जीटा स्क्वायर। यहाँ पे राइज टाइम प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन बैंडविड्थ प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन स्पीड, ऐसा कोई बैंडविड्थ का फॉर्मूला नहीं है। अब इसके अंदर दो चीजें होती है, एक होती है गेन मार्जिन और एक होगा फेस मार्जिन। दोनों चीजें किसके प्रोपोर्शनल हैं? स्टेबिलिटी के। और यहां पर सेटलिंग टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। सेटलिंग टाइम बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी घटेगी। ठीक है, तो ये सारे कंपैरिजन हमें समझ में आने चाहिए फ्रीक्वेंसी डोमेन और टाइम डोमेन दोनों के। अब हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में बेसिकली हम क्या कर सकते हैं? पोलर प्लॉट लिखेंगे। पोलर प्लॉट हम का मतलब क्या है? एक तरीके से मैग्नीट्यूड और फेस को हम प्लॉट कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड और फेस को हम प्लॉट कर रहे हैं। अब मैग्नीट्यूड और फेस को प्लॉट करते वक्त उसका जो लोकस डायग्राम बनेगा, लोकस जो बनेगा, दैट लोकस विल बी ए पोलर प्लॉट। तो पोलर प्लॉट हमें ड्रॉ करने आने चाहिए। जैसे कि अगर
नेक्स्ट स्लाइड में मैं जाता हूं कि अगर मेरा ट्रांसफर फंक्शन है ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन 1/s, इस तरीके का मेरा ट्रांसफर फंक्शन है 1/s t, इस तरीके का, तो g ऑफ j ओमेगा मैं कैसे लिख सकता हूं k/1 + j ω t, है ना। तो इसका मैग्नीट्यूड और फेस दोनों में प्लॉट कर सकता हूं। तो कुल मिला के अगर मैं इसको प्लॉट करूंगा तो मेरे को ट्रांसफर फंक्शन कैसा मिलेगा, इस तरीके से मिलेगा। k = 0 पर इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा 0, और इसका फेस भी क्या आएगा 0, तो 0 डिग्री से शुरू होगा, 0 डिग्री एट ओमेगा इक्वल टू 0, एट ओमेगा इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू, इसका गेन क्या है k है, और उसका फेज एंगल भी क्या है 0 है, तो यहां से शुरू होगा, और k ओमेगा की वैल्यू जैसे जैसे मैं बढ़ाऊंगा, यानी यहाँ पे मैं ओमेगा को प्लॉट कर रहा हूं फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। अब ओमेगा फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे मैं बढ़ाऊंगा तो इसका मैग्नीट्यूड कम होगा और इसका फेज एंगल नेगेटिव में जाएगा। फेज एंगल किस में जाएगा, नेगेटिव में। तो ये एक पोल का पोलर प्लॉट किस तरीके से बनेगा, इस तरीके से बनेगा। सिमिलरली अगर मैं अब इसमें एक और पोल को ऐड करूं, तो सेकंड, अगर मेरा ट्रांसफर फंक्शन है k/1 + st1 टाइम्स 1 + st2, तो मेरा पोलर प्लॉट कैसा बनेगा, इस तरीके से बनेगा। ठीक है, अगेन ट्रेवल करेगा, ओमेगा की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज करूंगा, ओमेगा इक्वल टू 0 पे यहां से स्टार्ट होगा, दिस इज ओमेगा इक्वल टू 0 एंड दिस पॉइंट इज ओमेगा इक्वल टू इनफिनिट, या ओमेगा टेंस टू इन्फिनिटी है। तो अब अगर मेरा पोल में ऐड करूं तो बेसिकली मेरे को ये याद होना चाहिए एक पोल के लिए। अब अगर मेरा पोल मैं ऐड कर रहा हूं, एक नया पोल में ऐड कर रहा हूं, और वो अदर देन 0 पे पोल ऐड है, तो वो 0 पे मैंने ऐड नहीं करा पोल, किसी और वैल्यू है उस पोल की, तो ओमेगा इक्वल टू 0 पे सेम प्लॉट रहेगा, ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी पे वो रोटेट कर जाएगा या फिर वो शिफ्ट करेगा 90 डिग्री एट हायर फ्रीक्वेंसी। 90 डिग्री पे वो 90 डिग्री शिफ्ट करेगा एट हायर फ्रीक्वेंसी। तो पहले ये 0 डिग्री पे जा रहा था, यहां से माइनस माइनस 90 डिग्री पे जा रहा था, समझ में आ रहा है। अब वो -180 डिग्री पे जाएगा, तो 90 डिग्री -90 डिग्री इंक्रीज करेगा। अगर मैं पोल ऐड करूंगा, तो अगर मैं 0 ऐड करूंगा अदर देन 0 पर, तो +90 डिग्री वो रोटेट करेगा अबाउट ओरिजिन, +90 डिग्री वो रोटेट करेगा। अगर मैं पोल और 0 ऐड करूं एट 0, तो एट ओमेगा इक्वल टू 0 और ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी दोनों पे पोलर प्लॉट -90 डिग्री या 90 डिग्री रोटेट करेगा एट ऑल फ्रीक्वेंसी, एट ऑल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये दो रूल्स हमें जस्ट समझ में आने चाहिए। तो यानी रूल क्या है हमारा, फर्स्ट एडिशन ऑफ ए पोल या 0 टू द सिस्टम अवे फ्रॉम ओरिजिन rotate the polar plot by -90 डिग्री या +90 डिग्री at high frequency. Second, same addition of a pole or 0 to the system at origin rotate the polar plot by -90 degree +90 degree at all frequency. तो ये दो रूल हमें समझ में आने चाहिए कि अगर मैं पोल और 0 अवे फ्रॉम ओरिजिन ऐड कर रहा हूं, तो अगर मैं पोल ऐड करूंगा तो -90 डिग्री रोटेट करेगा, अगर मैं 0 ऐड कर रहा हूं तो +90 डिग्री रोटेट करेगा। एट ओरिजिन पे अगर मैं पोल और 0 ऐड कर रहा हूं तो वो ऑल फ्रीक्वेंसी रोटेट करेगा। तो ये दोनों चीजें हमें समझ में आनी चाहिए, बेसिकली इजी चीज है। ठीक है, कुछ पोलर प्लॉट हमें ड्रॉ करने आने चाहिए, तो पोलर प्लॉट हमारे ड्रॉ हो जाएंगे।
पोलर प्लॉट जब ड्रॉ हो जाएंगे तो नेक्स्ट हमारा क्राइटेरिया आएगा इसी के बाद नाइक्विस्ट स्टेबिलिटी क्राइटेरिया। नेक्स्ट हम इसमें क्या पढ़ेंगे, नाइक्विस्ट स्टेबिलिटी क्राइटेरिया। नाइक्विस्ट स्टेबिलिटी क्राइटेरिया अगेन क्लोज लूप स्टेबिलिटी हमें पता चलेगी फ्रॉम ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन से, और नंबर ऑफ रूट्स कितने अनस्टेबल हैं यानी कितने राइट हैंड प्लेन में लाई कर रहे हैं वो हम पता कर सकते हैं नाइक्विस्ट स्टेबिलिटी क्राइटेरिया से। नाइक्विस्ट स्टेबिलिटी क्राइटेरिया क्या बोलेगी कि जस्ट हमें एनसर्कलमेंट देखना है। पहली बात तो पहले मेरे को नाइक्विस्ट प्लॉट बनाना है। नाइक्विस्ट प्लॉट मेरा क्या होगा, पोलर प्लॉट प्लस मिरर इमेज। देखो नाइक्विस्ट प्लॉट बनाने के भी रूल होते हैं, वो सब हम क्लास में पढ़ेंगे, मतलब हमने पढ़ ही रखे होंगे। तो उसको जस्ट हम कैसे प्लॉट कर सकते हैं, पोलर प्लॉट प्लस मिरर इमेज और पोलर प्लॉट अबाउट रियल एक्सिस। रियल एक्सिस के अबाउट उसका मिरर इमेज ले लेंगे पोलर प्लॉट का, प्लस सेमी सर्कल ऑफ इनफाइनाइट रेडियस। कितने सेमी सर्कल होंगे, नंबर ऑफ सेमी सर्कल इज टाइप ऑफ द सिस्टम। जितना सिस्टम का टाइप होगा उतने सेमी सर्कल ऑफ इनफाइनाइट रेडियस हम ड्रॉ करेंगे। तो कुल मिला के हमें पोलर प्लॉट मिल जाएगा। और जब हम इसका मिरर इमेज लेंगे तो एरो को रिवर्स कर देंगे। यहां पे एक पॉइंट लिख लेना, एरो रिवर्स। फॉर एग्जांपल इसका अगर मैं मिरर इमेज लूं तो ऐसे मिलेगा। तो एरो भी हमारा एक्चुअल में तो ऐसे आएगा, लेकिन उसका एरो को रिवर्स कर दूंगा मैं। एरो को क्या कर दूंगा, रिवर्स। तो इस तरीके से ये इसका पोलर प्लॉट बनेगा। टाइप ऑफ द सिस्टम पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ सेमी सर्कल। तो अब इस तरीके से ऐसे लूप्स बनेंगे और इसके एनसर्कलमेंट देखने पड़ेंगे किसके, -1,0 के। -1,0 के एनसर्कलमेंट क्यों देख रहे हैं हम, क्योंकि हम बेसिकली जीएस एचएस को प्लॉट कर रहे हैं। करेक्ट, जीएस एचएस को प्लॉट कर रहे हैं ओपन लूप पोल को। और हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती थी, 1 + GS HS = 0। तो GS HS = -1,0। तो -1,0 पॉइंट जो होगा उसके जो एनसर्कलमेंट होंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी घड़ी से उल्टा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जितने एनसर्कलमेंट होंगे दैट विल बी द n। तो नाइक्विस्ट क्राइटेरिया में, नाइक्विस्ट क्राइटेरिया में बेसिकली हमारा क्या है, n = p - z। यहां पे p क्या है, ओपन लूप पोल इन राइट साइड ऑफ एस प्लेन, ये राइट साइड है। ये z क्या है, क्लोज लूप पोल इन राइट साइड ऑफ एस प्लेन। ठीक है, तो नंबर ऑफ, और ये क्या है, नंबर ऑफ एनसर्कलमेंट, नंबर ऑफ एनसर्कलमेंट ऑफ -1,0 इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, तो ये क्या आएगा, हमारा n आएगा। अगर ये n मतलब कुल मिला के इससे हम, अब हमें ओपन लूप सिस्टम तो दिया होगा, ओपन लूप सिस्टम हमें दिया होगा तो हम उससे नंबर ऑफ पोल्स पता कर सकते हैं। नंबर ऑफ पोल्स ओपन लूप सिस्टम के हमें पता होंगे कि राइट हैंड साइड में कितने होंगे, तो p हमें पता होगा। हमें बेसिकली निकालना क्या है, ये z निकालना है। तो अगर z हमारा 0 आ जाएगा यानी वो सिस्टम स्टेबल होगा, अगर z हमारा नॉन जीरो आएगा तो ये सिस्टम हमारा अनस्टेबल होगा। तो नाइक्विस्ट स्टेबिलिटी क्राइटेरिया से भी हम स्टेबिलिटी पता कर सकते हैं। ठीक है, इजी चीज है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप जो आएगा हमारा, दैट विल बी गेन मार्जिन एंड फेस मार्जिन। गेन मार्जिन जो होगा हमारा, वो हमारा होगा 1/,
ए, और ए है यहां पर गेन ऑफ द ओपन लूप सिस्टम एट फेस क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। फेस क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी क्या होगी? वो फ्रीक्वेंसी जहां पे उसका फेस एंगल ओमेगा पीसी इज फ्रीक्वेंसी एट विच फेस इज 180 डिग्री। ठीक है, तो एट फेस क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी जो भी गेन होगा सिस्टम का, तो उसका गेन मार्जिन क्या होगा? 1/a होगा। गेन मार्जिन क्या होगा? 1/a होगा। डीबी में लिखूंगा तो गेन मार्जिन क्या आएगा? -20 log to the base 10a। फेस मार्जिन क्या आएगा? 180 डिग्री प्लस एंगल ऑफ जीएस एच एस एट जे ओमेगा और ओमेगा जीसी। गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी पर, गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी पर जो भी फेज होगा उस फेज में 180 डिग्री ऐड कर दूंगा तो मेरा फेज मार्जिन आएगा। तो फेज मार्जिन और गेन मार्जिन हम यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर ये दोनों चीजें ग्रेटर देन 0 हैं तो हमारा सिस्टम स्टेबल होगा। जितना ज्यादा गेन मार्जिन होगा या फेज मार्जिन होगा उतना ही सिस्टम स्टेबल होगा। तो जिसका गेन मार्जिन ज्यादा होगा वो ज्यादा स्टेबल सिस्टम होगा। दो सिस्टम है, जिसका फेस मार्जिन ज्यादा होगा वो ज्यादा स्टेबल सिस्टम होगा। समझ में आ रहा है? दोनों मार्जिन फॉलो करेंगे, गेन मार्जिन फॉलोज फेज मार्जिन। ठीक है, गेन मार्जिन फॉलोज फेस मार्जिन, ये चीज समझ में आनी चाहिए। और गेन मार्जिन और फेज मार्जिन स्टेबिलिटी के प्रोपोर्शनल है। आई होप सबको समझ में आ रहा है। इंपॉर्टेंट यहां पे क्या है? दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, फेस क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी और गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। इफ ओमेगा gain crossover frequency और फेस क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी इफ ग्रेटर देन गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी, तो सिस्टम हमारा क्या आएगा? स्टेबल। दोनों अगर बराबर होंगी तो मार्जिनल स्टेबल, और अपोजिट तो अनस्टेबल। ये अगेन हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं सिंपल पोलर प्लॉट को देखकर। ठीक है, नेक्स्ट कंट्रोल सिस्टम में नेक्स्ट इज बोडे प्लॉट। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, इजी है। बोडे प्लॉट में जस्ट क्या करना है? मैग्नीट्यूड प्लॉट और फेस प्लॉट होगा। मैग्नीट्यूड इन डीबी वर्सेस log to the base 10 ओमेगा, फेस इन डिग्री वर्सेस log to the base 10 ओमेगा। देखो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये log to the base 10 ओमेगा जो लिखा है इसमें लेकिन सेमी लॉग पेपर होगा। वो सेमी लॉग पेपर का मतलब क्या है कि उसका मैग्नीट्यूड तो यहाँ पे हम डीबी में लिखेंगे। डीबी में मैग्नीट्यूड क्या होगा? 20 log to the base 10 मैग्नीट्यूड। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ ट्रांसफर फंक्शन, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड जो भी होगा, मैग्नीट्यूड तो यहाँ पे डीबी में होगा। ठीक है, लॉग का स्केल है तो डीबी की वैल्यू आएगी। लेकिन फ्रीक्वेंसी जो होगी उसकी स्केलिंग लॉग की है लेकिन लिखेंगे ओमेगा। फॉर एग्जांपल 1, 10, 100, 1000 इस तरीके की स्केलिंग दी होगी। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है लेकिन इस एक्सिस पे लिखेंगे हम क्या? ओमेगा। लेकिन स्केलिंग इसकी कैसी कर रखी है? लॉगरिथमिक स्केलिंग कर रखी है। स्केलिंग इज लॉगरिथमिक लेकिन फ्रीक्वेंसी को लिखेंगे ओमेगा में। ये समझ में आ रहा है ना? ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाकी इसका बॉडे प्लॉट बनाना आसान होता है। कोई भी पोल होगा तो वहां पर उस पोल से पहले वो फ्लैट लाइन होगी। पोल जैसे ही आएगा तो 20 dB पर डेकेड उसका स्लोप पोल पे डीके करेगा और 0 पे 20 dB पर डेकेड वो इंक्रीज करेगा। तो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी जो भी होंगी वहां पर वो जैसे जैसे मैं पोल ऐड करूंगा उसको बोलूंगा कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, वहां पे उसका मैग्नीट्यूड प्लॉट 20 dB पर डेकेड डिक्रीज करेगा, यानी उसका स्लोप हो जाएगा 20 dB पर डेकेड। या फिर उसी को ऑक्टेव में अगर अपन लिखें तो 6 dB पर ऑक्टेव। ठीक है, ऑक्टेव का मतलब क्या है कि उसका मैग्नीट्यूड 2 टाइम्स हो रहा है। डेकेड का मतलब 2 टाइम्स ऑफ फ्रीक्वेंसी करके उसका मैग्नीट्यूड 6 dB कम होगा। आई होप ये समझ में आ रहा है। तो ये हो गया बॉडे प्लॉट।
लास्ट टॉपिक जो हमारा रहता है कंट्रोल सिस्टम में, दैट विल बी कंट्रोलर कंपनसेटर। तो अब कंट्रोलर कंपनसेटर में क्या रहेंगे हमारे, प्रोपोर्शनल इंटीग्रेटर और डेरिवेटिव कंट्रोलर। और कंपनसेटर कैसे रहेंगे, फेस लैग, फेस लीड, फेस लैग, फेस लीड या फेस लैग लीड, ठीक है, लैग लीड या लीड लैग। तो इस तरीके के कंपनसेटर रहेंगे या कंट्रोलर हमारे रहेंगे, प्रोपोर्शनल इंटीग्रेटेड और डेरिवेटिव कंट्रोलर। अगर मैं प्रोपोर्शनल कंट्रोलर ऐड करूं, ठीक है, प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हो गया, जस्ट एक गेन को ऐड कर रहा हूं, तो ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स थोड़ा बहुत इंप्रूव होगा, लेकिन स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंटीग्रल कंट्रोलर अगर मैं ऐड कर रहा हूं तो स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स इंप्रूव होगा, लेकिन ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स हमारा बेकार होगा, ठीक है, अगर मैं इंटीग्रेटर कंट्रोलर यूज कर रहा हूं। डिफरेंशिएटर यूज कर रहा हूं तो हमारा ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स इंप्रूव होगा, लेकिन स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स उससे इफेक्ट होगा, या वो स्टेडी स्टेट एरर हमारा इंक्रीज करेगा। प्रोपोर्शनल प्लस डेरिवेटिव में ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स इंप्रूव होगा विदाउट अफेक्टिंग स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स। तो इस तरीके से हम कंट्रोलर और को ऐड कर सकते हैं, जिससे हम सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हैं, डिजायरेबल फ्रीक्वेंसी और उसमें हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगेन इजी क्वेश्चन आएंगे, कुछ ऐसा कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। कंपनसेटर में बेसिकली हमें समझ में आना चाहिए, फेस लीड जो है, फेस लीड, फेस लीड का मतलब क्या हो जाएगा, हाई पास, या एक तरीके से डिफरेंशिएटर है वो, डिफरेंशिएटर। और फेस लैग का मतलब क्या है, लो पास, या इंटीग्रेटर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब फेस लीड में हमारा एक तरीके से हम, हमारा जो पोल है वो, उसका रियल पार्ट जीरो से ज्यादा है, उसका मैग्नीट्यूड मतलब उसके पोल की लोकेशन जीरो से अवे है, जीरो से अवे है। तो ये हमारा एक तरीके से क्या होगा, लीड कंपनसेटर होगा। और लो पास का मतलब में क्या हो जाएगा कि पोल हमारा इस तरीके से लोकेशन हो, तो ये हमारा लो पास फिल्टर या इंटीग्रेटर या एडिंग है पोल, या एडिंग है जीरो, ठीक है। तो ये वाली चीज समझ में आ रही होगी। तो बाकी सारी चीजें इसमें इजी चीजें होती हैं, कैलकुलेट कर सकते हो। अब इसके अंदर एक अ, बाकी बाकी चीजें इसके अंदर कुछ ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट होता नहीं है, ठीक है। आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही है। फाइनली, फाइनली एक चीज इसमें मैं लिख देता हूं कि बॉडे प्लॉट के थ्रू इसको डिजाइन करते हैं हम। ट्रांसफर फंक्शन जो होगा दैट विल बी एस प्लस वन अपॉन टाउ अपॉन एस प्लस वन अपॉन अल्फा टाउ, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू लेस देन वन होगी। लेस देन वन का मतलब पोल की लोकेशन ग्रेटर देन जेड है, मैग्नीट्यूड की बात चल रही है। तो पोल हमारा उसकी लोकेशन जेड से अवे है, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू ग्रेटर देन वन होगी, पोल की लोकेशन लेस देन जेड है, ठीक है। तो ये वाली दोनों चीजें हमें समझ में आनी चाहिए। तो इसमें कुछ ज्यादा कुछ है नहीं। फाइनली स्टेट स्पेस एनालिसिस, एक और चीज होती है स्टेट स्पेस एनालिसिस, अगेन टाइम डोमेन एनालिसिस है। स्टेट स्पेस एनालिसिस में मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एक्स डॉट टी इक्वल टू ए एक्स टी प्लस बी यू टी, और आउटपुट वाई टी इक्वल टू सी एक्स टी
प्लस डी यू टी। तो ये ए बी सी डी क्या होंगी, हमारी मैट्रिक्स होंगे, ठीक है। तो सिस्टम पे डिपेंड करेंगे उसकी वैल्यू। ट्रांसफर फंक्शन जो होगा दैट विल बी सी एस आई माइनस ए इनवर्स बी प्लस डी। तो इस एस आई माइनस ए इनवर्स का जो डिटर्मिनेंट होगा या एस आई माइनस ए का जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी दैट विल बी द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, क्योंकि इसका एस आई माइनस ए का इनवर्स निकालने के लिए इसके डिटर्मिनेंट से डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ एस आई माइनस ए इज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल देगा, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल देगा जो जिससे हम पोल्स को पता कर सकते हैं। तो रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमें कैसे मिलेगी, एस आई माइनस ए इक्वल टू 0, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दिस। और इससे हमें क्लोज लूप पोल्स मिलेंगे और इसी से हमें एक तरीके से ये हमारी आइगन वैल्यूज भी होंगी डिटर्मिनेंट में, मैट्रिक्स लीनियर अलजेब्रा में जो पढ़ते हैं, ठीक है। फिर एक होती है स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स दैट विल बी लैप्लेस इनवर्स ऑफ एस आई माइनस ए इनवर्स। इसी को हम एक तरीके से लिख रहे हैं e की पावर ए टी, रिप्रेजेंट कर रहे हैं फाई टी, ठीक है। एक्सपोनेंशियल मतलब मैट्रिक्स को एक्सपोनेंशियल करने का मतलब क्या, लैप्लेस इनवर्स ऑफ एस आई माइनस ए इनवर्स का। तो इसको बोलेंगे हम स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स। फाइनली ये दोनों चीजें समझ में आनी चाहिए। और लास्ट टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है दैट इज कंट्रोलेबिलिटी एंड वन इज ऑब्जर्वेबिलिटी। कंट्रोलेबिलिटी के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ बी ए बी ए स्क्वायर बी, ऑब्जर्वेबिलिटी के लिए सी ए स्क्वायर। अगर ये डिड नॉट इक्वल टू 0 है और ये भी डिड नॉट इक्वल टू 0 है तो कंट्रोलेबल है, और फिर तो ये ऑब्जर्वेबल है। मतलब हमारा सिस्टम हम कंट्रोल कर सकते हैं या ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। कंट्रोलेबल करने का मतलब क्या है कि इनिशियल स्टेट टू एनी डिजायरेबल स्टेट में अगर मैं उसको कन्वर्ट कर सकता हूं, मैं ट्रांसफॉर्म कर सकता हूं, तो हम बोलेंगे सिस्टम कंट्रोलेबल है। और अगर ऑब्जर्वेबल का मतलब क्या है, उसकी सारी स्टेट को ऑब्जर्व कर सकते हैं बाय मेजरिंग द आउटपुट, ठीक है, तो मतलब वो ऑब्जर्वेबल है। तो ये दोनों चीजें अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, गेट के अंदर फ्रिक्वेंटली इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, कंट्रोलेबिलिटी और ऑब्जर्वेबिलिटी से रिलेटेड। तो फाइनली हमारे कंट्रोल सिस्टम में ये सारे टॉपिक हैं। इस तरीके से हम कंट्रोल सिस्टम का पूरा रिवीजन एक तरीके से मैंने इस क्लास में कर दिया है। मोस्ट प्रोबेबली कुछ भी टॉपिक छूटे नहीं है, बाकी सारी चीजें इसमें थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेंगी। इजी सब्जेक्ट है, प्रैक्टिस करोगे और ये सारी चीजों को ध्यान में रखोगे तो कंट्रोल स्कोरिंग सब्जेक्ट है। 8 to 9 मार्क्स का गेट के अंदर एग्जाम में आएगा और आप फुल 100% उसमें स्कोर कर सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आप जरूर इसमें यूट्यूब चैनल जो है उसको सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, ठीक है। और आने वाली जो भी वीडियोस हैं इस तरीके से अपनी गेट की तैयारी को अच्छे से रखो। गेट का एग्जाम डिले के हिसाब से मत करो, अभी से ही प्रिपरेशन आपको हाई रखनी है, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली गेट का एग्जाम टाइम पे ही होगा। So thank you for watching this video and best of luck for your GATE exam. Thank you very much.